everyone. Good morning, everyone, and I welcome all of you in this webinar. I hope कि एक आपको ऑडियो के लिए एक स्लाइड दिखाई जाएगी ताकि आप लोग अपने ऑडियो को कनेक्ट कर लें जिन्होंने अभी तक ऑडियो को नहीं कनेक्ट किया है। और उसके बाद आज का हम लोग करियर काउंसलिंग वेबिनार को विल बी स्टार्टिंग इट। I hope कि I am audible. If one of you could confirm me. Yes, you're audible. Thank you so much, ma'am. So I formally welcome everyone, each one of you in this webinar. ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग देख लें। नीचे में बॉटम में लेफ्ट साइड में स्क्रीन शेयर हो रहा है सर। You can connect your audio if you are not able to listen to us. तो नीचे में ये बॉटम में ज्वाइन ऑडियो का ऑप्शन आता है। अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं तो मेरी बात को तो नहीं सुन पाएंगे, लेकिन मैं साइमल्टेनियसली बोल दूं। नीचे में ये ऑप्शन आता है बॉटम में, यहाँ पर जहां मेरा कर्सर घूम रहा है। All right, thank you. I hope you have connected your audio and we are able to communicate now. We are able to interact with each other now. So, I formally welcome everybody. Good morning to you all. करियर काउंसलिंग सेमिनार में आप सभी लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है आज का दिन का, और मैं इसे एक क्लास की संज्ञा दूंगा। दिस वेरी सेशन जो कि इंटरेक्टिव सेशन होने जा रहा है, ये एक इट शुड बी टेकन एज ए क्लास एवरीवन। क्या ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर करियर काउंसलिंग सेशन का? आपका प्रेजेंस यहाँ इस पर्टिकुलर वेबिनार में बता रहा है दैट यू आर एन अवेयर स्टूडेंट। आप एक अवेयर स्टूडेंट हैं, यू आर अ सिंसियर स्टूडेंट एंड यू आर सिंसियर एंड यू आर सीरियस टुवर्ड्स योर करियर। इस वेबिनार में प्रेजेंट होने का मतलब ही है कि आप करियर को लेकर के काफी सिंसियर हैं और गंभीर हैं। आज आप जिस मोड पर हैं इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद, उस मोड पर यह देखना बहुत जरूरी है कि जिंदगी में आगे की आपकी दशा क्या होगी, दिशा क्या होगी। क्योंकि अगले जो 3 साल और 2 साल और उसके बाद अगर मैं मान लूं फाइनल ईयर के बाद, अब ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के बाद अगर मैं मान लूं कि मास्टर्स की क्लासेस करते हैं, तो अगले 3 साल या अगले 5 साल जो होने जा रहे हैं वो आपकी जिंदगी में एक निर्णायक साल सिद्ध होने जा रहे हैं। और उसके आपकी जो आने वाली जिंदगी होगी वो इन्हीं अगले 5 सालों की पढ़ाई पर डिपेंड करेगी, क्योंकि ये आपके लाइफ को डायरेक्शन देगा। सीमित समूह में जब हम आप बच्चों से बात कर रहे हैं, छात्रों से बात कर रहे हैं, तो आप में से ज्यादातर बच्चों ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई इस साल पास की है। कुछ लोगों ने लास्ट ईयर भी हो सकता है पास की हो, तो ज्यादातर छात्रों ने इस साल पास की है। और हो सकता है अगर आप में से कोई पीजीडीएम के छात्र होंगे तो उन्होंने 3 साल पहले पास की होगी, रिसेंटली ग्रेजुएशन किया होगा। इंटरमीडिएट के बाद आप में से बहुत सारे लोगों ने जॉब या करियर के बारे में शायद सोचा भी नहीं। आप लोगों ने तो सोचा होगा कि मुझे इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई करनी है, लेकिन सिमज में हम बात करते हैं आपके करियर की, हम बात करते हैं आपके जीवन की, आने वाले समय की, और जो कि पढ़ाई और जॉब से बहुत आगे बढ़कर है। तो जब मैं आपसे करियर की बात कर रहा हूं, जब मैं बात कर रहा हूं कि आप पढ़ाई करेंगे और अपने करियर का निर्माण करेंगे, तो सवाल उठता है कि करियर काउंसलिंग की बहुत जरूरत होती है कि आखिर मुझे करना क्या है, किस दिशा में जाना है। और उम्र का ये वो पड़ाव है जब अगर आपको सही दिशा मिल जाए, सही गाइडेंस मिल जाए, तो 1 और 1 फिर 11 हो जाते हैं। तो अब जो हम सेशन को अटेंड करने जा रहे हैं, थोड़ा खास तरीके से इस सेशन को अटेंड करेंगे।
ये संतोष कुमार, मैं आपको देख रहा हूँ कि आप बनियान में क्लास अटेंड करने आ गए, आप क्लास को एग्जिट कर जाइए। संतोष कुमार, ये प्रॉपर क्लास है और आपको क्लास अटेंड करने का तरीका मालूम होना चाहिए। आई एम टॉकिंग टू संतोष कुमार। आप इस तरीके से बनियान में और बिस्तर पर लेट करके और बैठ के क्लासेस को अटेंड न करें, उससे बेहतर है आप क्लास न करें, इस सेशन को अटेंड न करें। जब मैं इसे क्लास की संज्ञा दे रहा हूं तो आप इसे सिंसियर तरीके से पढ़ाई करें, आप इसे क्लास को समझें। आप किसी प्रोफेसर से कोई लेक्चर की क्लास को अटेंड करने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी के कुछ निर्णायक सालों में डिसीजन लेने में मदद करने जा रहा है, तो आप इस क्लास को अटमोस्ट सिंसियरिटी और सीरियसनेस के साथ आप इस क्लास को अटेंड करें। करियर की जब मैं बात करता हूं तो जरूरत पड़ती है कि करियर के बारे में हमें कोई काउंसलिंग करे, हमें कोई बता दे कि किस डायरेक्शन में हमें जाना है। क्या एक ही कोर्स है जो सबके लिए सही है? क्या आपके बड़े भाई या बड़े बहनों ने कोई ऐसा कोर्स कर लिया जिसको करके वो सफल हो गए? क्या आप भी वही कोर्स करके सफल हो जाएंगे? संभावना कम है। हो भी सकते हैं लेकिन संभावना कम है। और क्या अगर आपके बड़े भाई या बहन किसी पर्टिकुलर कोर्स को करके असफल हो गए तो क्या आप भी असफल हो जाएंगे? बिल्कुल जरूरी नहीं है। वन साइज डजंट फिट ऑल। तो आज देखना पड़ेगा कि आपकी रुचि क्या है, आपका इंटरेस्ट किसमें है, आप किस विषय में पारंगत होने की दक्षता रख सकते हैं, किस विषय में आप अच्छा कर सकते हैं। तेंदुलकर से अगर मैं उम्मीद करूंगा कि वो एक अच्छे इंजीनियर बन जाएं तो संभावना कम है। तेंदुलकर क्रिकेटर बनने के लिए पैदा हुए थे और वो गॉड ऑफ क्रिकेट कहे जाते हैं। आपको अपना फील्ड चुनना होगा और ऐसे ही कई एक फील्ड है और इस फील्ड के बारे में आज जानकारी देने के लिए हमारे बीच होंगे मतलब जाने माने करियर काउंसलर प्रोफेसर नीरज अग्रवाल, जो IIM अहमदाबाद के अलुमनाई हैं, सिमित ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के यानी सिमित समूह के डायरेक्टर हैं और आज हमारे बीच आपको करियर काउंसलिंग के अलग अलग आक्षेप के अलग अलग एस्पेक्ट के बारे में बताएंगे और ये जानना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने क्वेश्चंस को भी इस चैट बॉक्स में डाल दें ताकि आपके क्वेश्चन हम पूछ सके। वैसे हम कोशिश करेंगे कि हम आपको सभी संभावित सवालों का जवाब दे सकें। तो इस सेशन में आप लोग अपने कैमरास को ऑन रखिए, माइक्रोफोन म्यूट रखिएगा और जो भी सवाल आपको करने हो वो चैट बॉक्स में आप लोग अपने सवालों को डाल सकते हैं ताकि हम आपके सवालों को अंत में, सेशन के अंत में सबसे पूछ लेंगे अगर आपके कोई सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं तो अब विदाउट समय को वेस्ट किए मैं चाहूंगा प्रोफेसर नीरज अग्रवाल, जाने माने करियर काउंसलर, आपने अखबारों में इनके कॉलम्स पढ़े होंगे, मैगजीन्स में पढ़े होंगे या न्यूज चैनल्स पर आपने देखा होगा, तो आज आपके बीच मौजूद हैं इस वेबिनार में। तो मैं स्वागत करूंगा प्रोफेसर नीरज अग्रवाल का और आगे का सेशन के लिए सर आई हैंड ओवर टू। थैंक यू सो मच नीरज। और आज पुनः मैं एक वेबिनार में जुड़ रहा हूं आप लोग सभी से। और पिछले वेबिनार में भी जिस तरह से छात्रों का उत्साह देखने को मिला था, जिस तरह से प्रश्न देखने को मिले थे, उससे हमें ये प्रेरणा मिली कि हमें सतत रूप से हो सके तो हर माह एक वेबिनार जरूर आयोजित करना चाहिए। और अभी ये समय है जब छात्र जो है वो अपने करियर को लेकर के बहुत सशंकित हैं, अनेक प्रश्न हैं उनके मन में और वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर करियर में अभी वो किस दिशा जाएं। और अभी जो एक अलग सी परिस्थिति है, एक ऐसा दौर है, कठिन दौर है, इस कठिन दौर में हमारे सामने कौन सा राह जो है वो उचित होगा। और करियर की राह बदल भी रही है, माने कि जो करियर की जो विकल्प आपके सामने आज से 5 साल पहले थे वह सारे विकल्प आज भी हैं, लेकिन अब उन्हीं विकल्पों के माध्यम से आपको वैसी ही सफलता मिल जाए, अब वो परिस्थिति नहीं है, परिस्थिति बदल गई है। मतलब दुनिया को अब कह रहे हैं कि ये 2 भाग में बांटा जाएगा कि एक है प्री कोविड वर्ल्ड और एक है ये पोस्ट कोविड वर्ल्ड। क्योंकि ये जो कोविड महामारी आई, ये 100 वर्ष के बाद दुनिया में एक ऐसी महामारी आई जो स्पेनिश फ्लू की घटना दुनिया में 1920 के आसपास हुई थी। उसके बाद ये 100 साल के बाद ये एक ऐसी परिस्थिति दुनिया झेल रही है। ये भारत की परिस्थिति नहीं है, पूरे विश्व की परिस्थिति है, जहां पर दुनिया में इस तरीके से महामारी हुई है, इस तरीके से जान माल की क्षति हो रही है। और आज भी हम ये कहने की स्थिति में नहीं है कि क्या ये दुनिया इससे उबर जाएगी। उबर तो जाएगी ही, लेकिन कितना समय लगेगा, कितना नुकसान होगा, कब तक उबरेगी, कब तक ये परिस्थिति इसी तरीके से संवेदनशील बनी रहेगी, ये कह पाना अभी मुश्किल है। अभी आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम कोविड से पार पा चुके हैं या कोई तीसरी वेव नहीं आएगी या ये दूसरी वेव जो है इसका नुकसान अब खत्म हो चुका है। बहुत कुछ संभव है, हो सकता है हम पॉजिटिव साइड से बातें सोचे कि वैक्सीनेशन हो रहा है और वैक्सीनेशन के साथ साथ जैसे जैसे वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ेगी, जैसे जैसे कोविड के सेकेंड लेयर की वेव की जो अब उसकी जो मारक क्षमता है वो घट रही है, उसकी जो
संक्रमण दर है वो घट रहा है, तो हो सकता है धीरे धीरे इस पर काबू पा लिया जाए। दुनिया के कुछ देश जो है धीरे धीरे इस पर काबू पा रहे हैं। अमेरिका जैसे कुछ देशों में, इजराइल में अब मास्क पहनने की पाबंदी जो है हटा ली गई है, क्योंकि वहां पर वैक्सीनेशन जो है वो 70% से अधिक आबादी का हो चुका है। जल्द ही हमारे देश में भी वैक्सीनेशन की दर जो है वो बढ़ जाएगी और अधिक संख्या में लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। नौजवानों को भी, 18 साल से ऊपर के नौजवानों को भी वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। जल्द ही ऐसी वैक्सीन भी विकसित की जाएगी जिसके साथ 18 वर्ष से कम उम्र के जो हमारे युवा हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनको भी वैक्सीनेट किया जा सकेगा। लेकिन प्रश्न चिन्ह, किंतु परंतु जो है वो बने रहेंगे। क्या कोविड का वायरस म्यूटेट होकर के ऐसा कुछ नया रूप धर लेगा जो वैक्सीन के रोके नहीं रुकेगा? क्या दुनिया पुनः वापस एक डरावने दौर में चल जाएगी कि बाहर निकलने पे कोरोना हो सकता है, और कोरोना होने के बाद बचने की संभावना जो है वो मतलब बहुत कुछ सर्टेनिटी के साथ नहीं कहा जा सकेगा। हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ जाएगी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाएगी, क्या होगा, ब्लैक फंगस हो जाएगा। मतलब अभी भी दुनिया एक असमंजस के दौर में है, दुविधा के दौर में है, शंका के दौर में है, और डर अभी भी है। और अगर कोई नहीं डर रहा है तो वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। खासतौर पर नौजवानों को ये बात कहता हूं, क्योंकि नौजवानों को डर नहीं लगता। उनको लगता है कि क्या दिक्कत है, मेरे को कुछ नहीं होगा, हम बाहर जाएंगे, कौन मास्क पहनेगा, और मेरे दोस्त तो हैं, दोस्त से तो मिल रहे हैं, यार से तो मिल रहे हैं, इतने दिन के बाद मिल रहे हैं, गले मिलेंगे। हाँ, और पता नहीं आप अपने दोस्त को क्या तो कोविड दे दोगे या हो सकता है उससे ले लोगे। हो सकता, लोगों को पता, इसकी सबसे बड़ी खराबी ये है कि 80% लोग जो है वो असिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनको सिम्टम्स नहीं आता है। जब आपको सिम्टम नहीं आता है तो आप तो हो सकता है कि कोविड से जल्दी बच जाओ, और लेकिन हो सकता है आपको अभी सिम्टम नहीं आ रहा है, 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद अचानक से आपको सिम्टम आ जाते हैं। तो ये बहुत ही अनसर्टन है, अटरेंडम है। इसलिए ये परिस्थितियां जो है, इन परिस्थितियों में आपको अपने करियर को लेकर के एक अलग तरह का निर्णय लेना पड़ेगा। अच्छा, करियर को लेकर आप देखिए ना, कई सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां कारोबार गिर गया है, फैक्ट्रियां बंद है, लॉकडाउन है, जो बिजनेस है उनके सेल्स घट गए हैं, रेवेन्यू घट गए हैं। लेकिन कई सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर प्रॉफिट जो है वो कई गुना बढ़ गया है, उनका टर्नओवर कई गुना बढ़ गया है। अब आप देखिए, आज मैं आप लोगों से ये जो सेमिनार कर रहा हूं, ये सेमिनार मैं कर रहा हूं आपसे वेबिनार जूम के माध्यम से। तो जूम ऐप का जो बिजनेस है, जो उसका रेवेन्यू है पूरे वर्ल्ड में, या फिर गूगल मीट का, माइक्रोसॉफ्ट टीम का, सिस्को वेबएक्स का, अवाया के प्रोडक्ट्स, मतलब जो कई सारे इस तरह के जो ऑनलाइन अब मीटिंग सॉफ्टवेयर आ गए हैं, जो इस तरह के जो ऑनलाइन क्लासरूम्स आ गए हैं, वहां का जो एक बिजनेस वॉल्यूम है वो कई गुना बढ़ गया है। और अब देखिए कितनी टेक्नोलॉजी आ गई है। लेकिन जो सेमिनार, मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूं, मैं बिहार के हर जिले में, शायद ही ऐसा कोई जिला होगा जहां मैं गया नहीं हूंगा। और मुझे बहुत शौक है, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं सेमिनार्स में जाता हूं, बच्चों से मिलता हूं, उनको जागरूक करता हूं, उनको प्रेरित करता हूं, उनको अपने करियर की राह दिखाता हूं, उनको अलग अलग विकल्प दिखाता हूं। अगर बिहार का हर एक छात्र जो है, जो बिहार से 11 लाख बच्चे जो हैं, वो 12वीं की परीक्षा में बैठते हैं, और पीछे आपको एक वीडियो दिखाया जा रहा था, उस वीडियो में कुछ फिगर गलत हो गई थी, 6 लाख का फिगर बताया गया आईआईटी के लिए, 22 लाख बच्चे आईआईटी जेईई में बैठते हैं। और ये 22 लाख बच्चे 20,000 सीट के लिए बैठते हैं। क्या ये 22 लाख बच्चों का भविष्य बन जाएगा वहां पर? तो इस तरीके से जो भेड़ चाल की जो एक यहाँ पर एक रिवाज है, एक भेड़ चाल का जो एक सिस्टम है, भेड़ चाल के सिस्टम से बच्चे तुम्हारा करियर नहीं बनेगा। तुम्हारा करियर बनेगा जब तुम अपने रुचि, अपनी क्षमता, अपने इंटरेस्ट, अपने जो तुम्हारे जो आज तक की जो तुम्हारी जो बैकग्राउंड है, और जो तुम्हारे को जिस काम में मजा आता है, तुम उस काम के हिसाब से, तुम अपने रुझान के हिसाब से तुम अपने करियर का चुनाव करो। अब वो आईआईटी हो सकती है, वो कुछ और हो सकता है। दूसरा, तुमको यह भी देखना होगा कि एक्सटर्नल फैक्टर कैसे। देखो, ये मैं 2 पॉइंट हमेशा बोलता हूं। आज के सेमिनार का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम लोगों को मैं बता रहा हूं। अभी तक मैं कोविड की बात कर रहा था, सेमिनार कोविड पे नहीं है, सेमिनार तुम्हारे करियर पर है। तो अब ये पहली पॉइंट को समझिए। बच्चे करियर का चुनाव करते हैं, और किस पॉइंट पे करते हैं? पापा ने कहा है इसलिए कर रहा हूं, मामा ने कहा इसलिए कर रहा हूं, दीदी कही, भैया कहा। अरे बाबा, ये पापा, मम्मा, दीदी, भैया जब तुम नहीं सक्सेसफुल हो पाते हो, तो फिर ये क्या जिम्मेवारी अपने ऊपर लेते हैं कि मेरी गलती हो गई, बेटा मैंने गलती कर दिया था? सब तुमको फेलियर बोलेंगे कि तुम नहीं कर पाया। एम आई राइट और रॉन्ग? जो तुम्हारे मामा तुमको बताएंगे कि आईटी का एग्जाम में बैठो, मेडिकल एग्जाम में बैठो, तुम्हारा उसमें नेचुरल रुझान है या नहीं है, ये तो तय तुमको करना पड़ेगा। तो ये आपको समझना है कि आपका रुझान आखिर है कहां। हर बच्चा, हर एग्जाम, मैं इनफैक्ट मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं यहां पर, एक सेकंड मुझे समय लगेगा इसको शेयर करने में। मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या आप लोग को?
नहीं दिख रहा है? अभी Not as screen of नहीं दिख now, रहा है, sir. not as of now। अभी दिखेगा। हाँ ठीक है। ये तस्वीर देखिएगा आप लोग, दिख रही है? इज इट विजिबल? Yes, it's visual। ठीक है। अभी यहां पर तस्वीर में कहा जा रहा है कि आप सभी लोगों के लिए एक परीक्षा होगी, सबको एक ही एग्जाम पास करना होगा ताकि सबके बीच में बराबरी रहे। हम नहीं चाहते हैं कि लोगों के बीच में भेदभाव हो, और इसलिए सब लोग के लिए एक ही एग्जाम, एक ही क्वेश्चन पेपर है, एक ही परीक्षा है। अब आप बताइए, क्या ये सभी जो जानवर हैं ये एक ही तरह की परीक्षा में पास हो सकते हैं? इन सब के पास अलग अलग गुण हैं। किसी में कोई बहुत सारी कमियां भी होंगी। हो सकता है कि कोई उतना तेज भाग ना सके, हो सकता है कोई उतना तेज सोचता नहीं, हो सकता है कोई पानी में तैर नहीं सकता, हो सकता है कोई पेड़ पे चढ़ नहीं सकता हो। मतलब सबके पास अलग अलग गुण है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हर एक छात्र जो है वो यूनिक है। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? एवरी स्टूडेंट इज यूनिक। और जब हर एक छात्र यूनिक है तो एक फॉर्मूला से हर कोई सफल कैसे हो सकता है? अगर मैं अपने जीवन में वही करता जो सारे लोग कर रहे हैं तो कैसे मैं सफल होता? तो यहां पर सौरभ है, आदित्य है, मुकेश है, बच्चे आप सब लोग भी वही करो जो कि एक भीड़ कर रही हो, जो 22 लाख लोगों की भीड़ कर रही हो। तो 22 लाख लोग की भीड़ कभी सफल होती है क्या? 22 लाख लोग की भीड़ कभी सफल नहीं होती है। तो फिर उस भीड़ के तुम भी हिस्सा हो, तुम भी सफल नहीं होगे। लेकिन तुम ऐसा कुछ जरूर है जो कर सकते हो। मछली कुछ ऐसा कर सकती है जो बंदर नहीं कर सकता है, बंदर कुछ ऐसा कर सकता है जो मछली नहीं कर सकती है, कौवा कुछ ऐसा कर सकता है जो हाथी नहीं कर सकता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? भगवान ने सबको कुछ ना कुछ गुण दिया है। मैं अक्सर, बच्चे कहते हैं कि मैं बड़ा कमजोर हूं, मैं हिंदी मीडियम से हूं, मैं गांव से हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेस हमेशा खरगोश नहीं जीतता है, कछुआ भी रेस जीतता है। यस और नो? ठीक है ना? कछुआ रेस जीतता है। और इस चीज को मैं प्रैक्टिकली अपने आंख के सामने आज से नहीं पिछले 20 सालों से देख रहा हूं। 20 सालों से मैं टीचिंग में हूं और 20 सालों से मैं देख रहा हूं कि किस तरीके से जिसको कछुआ माना जाता था वो रेस जीत जाता है। इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूं कि कछुआ ही रेस जीतता है। रेस जीतने के लिए आपके अंदर में कंसिस्टेंसी का होना बहुत जरूरी है। मेरे पास बहुत खरगोश स्टूडेंट आते हैं जो कि बहुत तेज होते हैं, शार्प होते हैं, इंग्लिश मीडियम के होते हैं, मिशनरी स्कूल बैकग्राउंड के होते हैं, वो भी सफल होते हैं। लेकिन अगर उनमें कंसिस्टेंसी ना रहे तो वो सफल नहीं हो पाते हैं। और बिल्कुल गांव का छात्र, मैं आपको दिखाऊंगा, मैं इनफैक्ट मैं कहूंगा कि बच्चों को वीडियो भेजा जाए। कल परसों हमारा एक इंटरनल मीटिंग हो रही थी टीचर्स के साथ में मेरी, और एक बच्चे का व्हाट्सएप आया कि सर मेरे को इन्फोसिस में जॉब लगा है, आपका आशीर्वाद चाहिए। तो मैंने उस बच्चे, आई थिंक उसका नाम अमरेंद्र यादव था या क्या नाम था? निगाह मैम आप करेक्ट कर सकती मुझे। कोसी के पास का रहने वाला था, कोसी नदी के पास। हाँ बिल्कुल, कोसी दरभंगा में, वो कोसी नदी के किनारे उसका घर है। और उस बच्चे से बात, मैंने उसको कहा कि बेटा तुम एक काम करो, तुम मेरे से अकेले आशीर्वाद लेगा, तुम एक काम करो, तुमको हम लिंक दे रहे हैं, हम लोग का टीचर का मीटिंग चल रहा है टीचर्स का कॉलेज में, तुम उस लिंक पे आ जाओ। वो लड़का उस लिंक पे आया, सब टीचर लोग को थैंक यू बोला, बताया कि इन्फोसिस कंपनी में जॉब लगा है, अभी हम लोग को 8 लाख का, इसको 6 लाख का कुछ ऑफर मिला है। बोला हमको 10 लाख का भी पैकेज मिला है दूसरी कंपनी का, स्टार्टअप का, हम अभी वहां ज्वाइन नहीं कर रहे, इन्फोसिस ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है। और उसको पहले हमारे यहाँ से प्लेसमेंट नोएडा में मिला था। तो वो बच्चा जो है बड़ा खुश था। अब उसने बताया उसके गांव में सड़क नहीं है, सड़क नहीं है उसके गांव में, और बोला कि साल में 8 महीना 10 महीना पानी रहता है, नदी का, कोसी का पानी, हम लोग को नाव से जाना आना पड़ता है। तो जिस बच्चे के गांव में सड़क नहीं है, स्कूल नहीं है, इंग्लिश मीडियम छोड़ दो, हिंदी मीडियम स्कूल ढंग से नहीं चलते हैं, जहां क्लास नहीं होती है, वो बच्चा हमारे कॉलेज में पढ़ करके आज मुझे बड़ी खुशी होती है, फक्र होता है कि वो लड़का आज 8 लाख रुपए कमा रहा है। इन्फोसिस भारत की इतनी बड़ी कंपनी में वो है। और ऐसे ऐसे सैकड़ों हजारों बच्चे हम लोगों ने बिहार से तैयार किए। और यही हमारा काम है, इसको मिशन मोड में करना है। मेरे लाइफ का और कोई दूसरा मिशन नहीं है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे, और मैं ये मानता हूं कि पोटेंशियल सब में है। वो एक शुक्राचार्य ऋषि थे, उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई शब्द नहीं जिससे मंत्र ना बने, और ऐसी कोई जड़ नहीं जिससे औषधि ना बने, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको विशेष ना बनाया जा सके। यानी अगर हर शब्द से मंत्र बन सकता है, हर जड़ से औषधि बन सकती है, और हर नौजवान को विशेष गुण दे करके तैयार किया जा सकता है। जरूरत इस बात की उसको हम किस रेस में दौड़ा रहे हैं। उसको उस रेस में दौड़ाएंगे जिसके लिए वो नहीं बना है, तो वो वहां फेल ही ना होगा। और यही हो रहा है। मैक्सिमम लोग ये चीज आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि भगवान ने उनको कौन सा गुण दिया है। बिना गुण के तो किसी को भेजा ही नहीं है, बिना गुण के तो किसी जानवर को नहीं भेजा, बिना गुण के किसी कीड़े को नहीं भेजा है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? आई एम राइट और रॉन्ग? बिना गुण का कोई पृथ्वी पे जीव है? तो जो तुम्हारा गुण है, जिसमें तुम्हारी रुचि है,
तुम उसमें अच्छा कर सकते हो, है ना। तो ये एक हुआ इंटरनल फैक्टर, आपको अपने करियर के चुनाव के लिए, अपने इंटरनल रुचि के लिए। अब कोई बोलता है, कल एक बच्चा फोन किया कि सर मेरे को कंप्यूटर साइंस करना था लेकिन पापा बोल रहे हैं कि हम फार्मेसी का कोर्स कर लें। हम बोले भाई फार्मेसी में तुमको इंटरेस्ट है, तुम फार्मेसी का कोर्स करो, तुमको दवाइयों में इंटरेस्ट नहीं, हमको तो कंप्यूटर में इंटरेस्ट है। मेरे को कंप्यूटर में जितना देर मन लग जाए, हमको काम करने का मन करता है, कंप्यूटर हमको बहुत अच्छा लगता है काम करने में, लेकिन पापा बोल रहे हैं कि दवाई का कर लो। हम बोले पापा तुमको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आजकल नया रूल आ गया है कि हर दवा दुकान में एक बी फार्मिस्ट को रखना पड़ेगा। लेकिन तुम ये सोचो कि तुमको दवा दुकान में जीवन भर जॉब करना है, या तुमको विप्रो में, टीसीएस में, इंफोसिस में, माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में, फेसबुक पे, तुमको ऐसी किसी कंपनी में जाना, तुमको गेम डेवलप करना है, तुमको ऐप डेवलप करना है, तुमको वेबसाइट बनाना है। तो बोला नहीं सर, हमको तो सर आईटी में जाना है। तो बोले फिर तुम जो चीज में तुमको रुचि है ना, उसमें तुम बात करो, क्योंकि तुमको मन लगेगा तो तुम वहां पर डबल मेहनत करोगे, ट्रिपल मेहनत करोगे, और मन नहीं लगेगा तो किताब का 2 पन्ना भी तुम्हारे लिए बोझ हो जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? मन नहीं लगे तो किताब का 2 पन्ना पढ़ना भी बोझ है कि नहीं है? और मन लगे तो रात भर मैथ्स बनाने में भी कोई मजा, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ना। जिस चैप्टर में मन लगता है, सर बोलता है यहां तक पढ़ो, बच्चा आगे तक पढ़ जाता है। तो सारा गेम मन लगने का है। यू गेटिंग माय पॉइंट? तुम लोग बेटा, अगर तुम लोग को मेरी बात अच्छी लग रही हो तो यहां देखो, रिएक्शन का एक सिंबल होगा, उसमें इस तरह से रिएक्शन वगैरह बनता है, ठीक है ना। ये थम्स अप का है, ये क्लैपिंग का है, और अगर ज्यादा अच्छी लगे तुमको, मेरी बात पसंद आए, तो ये इस तरह से हार्ट का साइन दिखा सकते हो, ठीक है ना। इससे मेरे को थोड़ा मोटिवेशन आएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे लगेगा कि भाई तुम लोग तक मेरी बात पहुंच रही है, और जैसे जैसे तुम लोग का ये रिएक्शन आएगा, वैसे वैसे सेमिनार का टेम्पो जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो पहली पॉइंट मैंने तुम लोग को दिया कि इंटरनल, अपने आप को पहचानो। एक वो अक्षय कुमार की पिक्चर आई थी, बहुत अच्छी पिक्चर, हिट नहीं हुई थी, लेकिन उसमें वो कहता था कि अपना इंटरनल मूव्स पहचानो। और वो एक हॉलीवुड की मूवी थी ब्रूस ली के ऊपर में, जिसमें वो इंटरनल मूव्स की बात करते हैं, उसी मूवी को उसने वहां पर इंस्पिरेशन लेके बनाया था। तो मैं स्टूडेंट्स को ये कहता हूं कि अपना इंटरनल मूव्स पहचानो, कि तुम्हारे अंदर इंटरनल किस चीज के प्रति रुझान है, कौन सा पढ़ाई ऐसा है, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसको पढ़ते रहो और तकलीफ नहीं होती है, नींद नहीं आती है। और जिस सब्जेक्ट को पढ़ते ही नींद आ जाए, वो सब्जेक्ट में एडमिशन मत कराओ, ठीक है ना। नींद आ जाए लिटमस टेस्ट है, ठीक है। और पापा बोले मम्मी, सब में सक्सेस है, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं जिसमें सक्सेस नहीं है ना, सब में सक्सेस है, लेकिन आपको आपके रुचि के हिसाब से सब्जेक्ट चुनना होगा। ये इंटरनल फैक्टर। अब इंटरनल के बाद दूसरा क्या आएगा? दूसरा आएगा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल भी बहुत जरूरी है। अगर दुनिया में इन्वायरमेंट बदल रहा है, कहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, कहां पर ज्यादा ग्रोथ आ रहा है, तो ऐसा इंटरनल सब्जेक्ट चूज करो जिसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी अच्छा हो। मान लो क्या, आज तो सबसे बड़ा फैक्ट है कि कोई एक सेक्टर जहां पर आईटी, जो कोविड के कारण बहुत जबरदस्त बूम आ गया है, बहुत ग्रोथ आ गया है, वो सेक्टर कौन सा है? चैट में बताओ तुम लोग, जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ आया है अभी, ठीक है ना, सबसे ज्यादा ग्रोथ आया है, कौन सा सेक्टर है जो कि कोविड के दौर में घटा नहीं है, कारोबार घटा नहीं है, बिजनेस घटा नहीं है, बढ़ गया है? देखो बहुत सा बच्चा लिखा है, अच्छा लिखा है, एकदम सही लिख रहे हैं बच्चे। मेडिकल लिखा है बच्चे ने, जो कि बिल्कुल सही कहा है। ऑनलाइन, बिल्कुल सही कहा है बच्चों ने, ऑनलाइन बढ़ गया है, ऑनलाइन कारोबार बढ़ गया है। आईटी सेक्टर बच्चे कह रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, बिल्कुल सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, सारे कारोबार ऑनलाइन हो रहे हैं, ई कॉमर्स बढ़ गया है, हर खरीद बिक्री ऑनलाइन हो रही है, घर पे डिलीवरी ऑनलाइन हो रही है, आप खाना ऑनलाइन मंगा रहे हैं, आप ट्रैवल, सब कुछ ऑनलाइन का कारोबार बढ़ गया है। मतलब फैक्ट ये है कि दुनिया का कोई भी कारोबार हो, उसमें हो सकता है कि आप कंप्यूटर का कारोबार नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके कारोबार में कंप्यूटर का प्रवेश हो गया है। ये फैक्ट है। ऐसा कोई सेगमेंट नहीं है जिसमें कि कंप्यूटर का प्रवेश नहीं हुआ हो। ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग। अब मार्केटिंग जो है, जो लोग पुराने तरीके से पढ़ रहे थे, वो तरीके की मार्केटिंग काम नहीं कर रही है। अब डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, गूगल मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, वेब मार्केटिंग, अलग अलग तरह के सोशल मीडिया मार्केटिंग, लिंक्डइन, तो ये जो पूरा का पूरा एक नया दायरा खुल गया है। और जो पुराने लोग काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, मार्केटिंग के बड़े बड़े पोस्ट पर है, लाखों रुपए की तनख्वाह पाते हैं, वो लोग इस सेक्टर को नहीं जान रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है। और नए लड़का जो पढ़ करके आ रहा है, नया लड़का जिसको इसका पूरा आइडिया है, वो तुरंत से इसमें छा जा रहा है, ठीक है, उसको तेज ग्रोथ मिल रही है। तो मैं कह रहा हूं कि जो नए सेक्टर हैं, उन नए सेक्टरों के ऊपर में आपको बात करना होगा। एक छात्र ने सवाल पूछा है, अमृत, कि पीजीडीएम के लिए गाइड करिएगा। बिल्कुल अमृत, मैं आपको आज पीजीडीएम के लिए गाइड भी कर दूंगा। और पीजीडीएम का जो कोर्स है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स, इट्स एन एआईसीटी अप्रूव्ड कोर्स। और ये सिमेज का अपना कोर्स नहीं है, ये ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, आईमा का कोर्स है। आईमा भारत सरकार की राष्ट्रीय संस्था है, नेशनल बॉडी है, मैनेजमेंट की एपेक्स बॉडी है। और आईमा का ये जो कोर्स है, ये एआईसीटी अप्रूव्ड कोर्स है, और ये कोर्स पूरे इंडिया में चलाया जाता है। और बिहार में इस कोर्स को सिमेज संस्थान में रन किया जाता है।
और इस कोर्स की बहुत मान्यता है, चूंकि आईमा के 4000 से ऊपर कॉर्पोरेट मेंबर हैं। इंडियन ऑयल, एनटीपीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जितने भी सरकारी कंपनियां हैं उन सब में इसके छात्रों को जॉब मिलती है। उसके अलावा जो प्राइवेट कंपनियां वहां तो मिलती ही है, चाहे कोलगेट पामोलिव हो, चाहे हिंदुस्तान लीवर हो, चाहे टाटा ग्रुप के हो, और मुकेश अंबानी से लेकर रतन टाटा से लेकर के सारे बड़े से बड़े इंडस्ट्री के दिग्गज जो हैं वो आईमा के ऑफिस बीरर रहे हैं, आईमा के पोस्ट पे रहे हैं और आईमा के कॉन्फ्रेंसेस पे आते हैं। और भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम हो, चाहे पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल हो, प्रणब मुखर्जी हो, या वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, इन सभी ने आईमा के कार्यक्रमों में शिरकत करी है और आईमा से जुड़े रहे हैं। तो आईमा का जो प्रोग्राम हमारे सिमेज में रन होता है पीजीडीएम का, वो बहुत ही प्रतिष्ठित प्रोग्राम है और उसकी पूरी जानकारी आप व्हाट्सएप भेज करके प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ बच्चे और भी सवाल पूछ रहे हैं, मैं बीच बीच में बच्चों के सवाल लेता रहूंगा। अगर मेघा मैम आपको कोई बच्चों के सवाल दिख रहे हो तो जरूर आप बताइए मुझे। डेफिनेटली सर, सबसे बड़ा सवाल एक जो बच्चों के मन में आ रहा है वो ये है दैट सर अभी कोविड टाइम्स चल रहा है, क्या अभी एडमिशन कराना या करियर की बात करना सही रहेगा या एक साल हम गैप ले लें, क्योंकि अभी ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ेगी, ऑफलाइन नहीं होगी, बहुत दिक्कत आएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा सर। अच्छा, बहुत अच्छी बात किसी बच्चे ने पूछी कि क्या एक साल गैप लेने से हमारी क्षमता बढ़ जाएगी, है ना। तो आप एक बात बताओ, लोहे को अगर एक साल तक छोड़ दोगे पानी में तो क्या होगा? क्या होगा? चैट में लिख के बताओ, ठीक है ना। उसमें जंग लग जाएगा। सौरभ तुम बताओ। एक सेकंड, इसको अनम्यूट करो बच्चे को। बड़ा इंटरेस्टिंग, मेरे को बड़ा सुंदर लग रहा है बच्चा सौरभ। नहीं अनम्यूट हो पा रहा बेटा? किसका सर? सौरभ कुमार का। मैंने तो किया। सौरभ माइक वाले बटन पे आप क्लिक करिए। हाँ यस। अगर बच्चा एक साल तक पढ़ाई ना करे, घर पे बैठा रहे, तो घर पे बैठ के खुद से बच्चा एक साल तक आगे बढ़ेगा, जहां है वहीं रह जाएगा या पीछे हो जाएगा? वो एक साल पीछे रह जाएगा। पीछे हो जाएगा बच्चे। और जैसे लोहा जो होता है ना, उस पर जंग लग जाता है। जिस तरह से लोहा को एक साल तक छोड़ दिया जाए पानी में तो जंग लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोग ये बात को जानो, आप अपने मस्तिष्क को पहचानो, अपने ब्रेन को जानो। आपका ब्रेन का जो नेट जो लिंक सिस्टम होता है, उससे ब्रेन काम करता है। अगर लिंक टूट जाएगा पढ़ाई से, धीरे धीरे आप में से आधे बच्चे तो ऐसे हैं जो आगे पढ़ाई छोड़ देंगे अगर एक साल तक छूट गया। फिर आप 12th पास बन के जीवन में रह जाओगे। समझ लो, पहला रिस्क। दूसरा रिस्क, जो पढ़ने की जो टेंडेंसी है, मोमेंटम है, जो न्यूटन ने कहा था कि जो भी चीज गतिमान होती है वो अपनी गति को बनाए रखती है ना। तो अगर आपके पढ़ने की टेंडेंसी है, जो गति है, उसको आप बीच में ब्रेक लगाओगे, उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, उसको रोक दोगे, तो फिर वो गति जो है वो रुक जाएगी। फिर वो गति वापस से गेन करना आपके लिए मुश्किल काम होगा मुश्किल काम होगा। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता हूं संभव होगा। तो पहला तो प्रॉब्लम वहां आएगा। दूसरा प्रॉब्लम, अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन किसी चीज को समझाना संभव नहीं है, मैं अभी तुम लोगों को इतनी देर से समझा रहा हूं, तुम लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या तुम अगर क्लास में बैठकर ज्यादा समझते, यहां तुमको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? हाँ समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ आ रही। तो यहां पर फैक्ट ये है कि अगर आप किसी चीज को, क्योंकि देखो हमें परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना होता है। मेरे पिताजी एक समय, लंबे समय तक हमको कहते रहे कि हमसे मोबाइल में नंबर सेव नहीं होता है, ठीक है, ये सब क्या है, व्हाट्सएप किसी का आया है हम नहीं जानते हैं, मेरे मोबाइल में कोई जरूरत नहीं है। अब लॉकडाउन में चूंकि उनका बाहर जाना, दोस्तों से मिलना सब बंद हो गया, आज वो सबसे ज्यादा व्हाट्सएप भेजते हैं, मुझे भी भेजते हैं, ठीक है। तो अब उनके दिमाग में एक रिजिडनेस था कि मेरे से मोबाइल पर नंबर सेव नहीं होगा, मेरे से मोबाइल पर ये व्हाट्सएप वगैरह कभी मैं नहीं करूंगा, ठीक है। अब सब कर पा रहे हैं। तो तुम लोग के दिमाग में भी रिजिडनेस है। अरे तुम छोड़ो, टीचर्स के दिमाग में रिजिडनेस होता था कि हम लोग क्लासरूम में पढ़ा सकते हैं सर, ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकते हैं। हाँ, मैं कहता हूं कि ये सारा मेंटल ब्लॉकेज है। दिस वर्ल्ड इज गोइंग टू चेंज एंड नो यू कैन नॉट स्टॉप। विक्टर ह्यूगो, बहुत बड़े जो दार्शनिक थे, उन्होंने कहा था, यू कैन नॉट स्टॉप एन आइडिया वोस टाइम हैज कम। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यू कैन नॉट स्टॉप एन आइडिया वोस टाइम हैज कम। आप उस विचार को रोक नहीं सकते हैं जिसका समय आ गया है। अब आप समझिए, क्या दुनिया में इस इंटरनेट क्रांति को रोकना संभव है? क्या दुनिया में आज ब्लॉकचेन आ रहा है? आप लोग आज रुपया जो है, रुपया हाथ से गिनते हैं, नोट है, सिक्के हैं, बैंक में पैसा जमा होता है। ब्लॉकचेन रेवोल्यूशनाइज कर देगा।
क्रिप्टो करेंसी, चीजें बहुत तेजी से बदलने वाली हैं और इस बदलाव को सरकारें जो हैं वो पाबंदी लगा करके रोक देगी, ये मुश्किल है। जो टेक्नोलॉजी जो 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 चीजें जैसे कंप्यूटराइजेशन, एक समय में 1980 के दौर में जब कंप्यूटर पहली बार दुनिया में आया था और 1990 के दौर में जब राजीव गांधी ने भारत में कंप्यूटराइजेशन किया था, बहुत विरोध हुआ कि इससे जॉब चले जाएंगे लोगों के, बैंक में कंप्यूटराइजेशन नहीं करेंगे, स्ट्राइक्स हुए बैंकों में। आप लोग उस वक्त 90 में पैदा भी नहीं होगे बच्चे, तुम लोग उस वक्त नहीं पैदा हुए होगे, है ना। लेकिन 1990 में पूरे भारत में स्ट्राइक्स हुए कि कंप्यूटराइजेशन नहीं होने देने का है। अब बताओ कंप्यूटराइजेशन हुआ कि नहीं हुआ, और कंप्यूटराइजेशन से जॉब घटा कि बढ़ा? कंप्यूटराइजेशन से जॉब घटा है कि बढ़ा है? अच्छा, बच्चों को लगता है म्यूट है माइक से। बढ़ा है सर। कंप्यूटर से जॉब बढ़ा है, ठीक है। अब आप लोग वो रोबोट की पिक्चर देखिए आप लोगों ने रजनीकांत की, है ना, तो वो कुछ बहुत दूर की बात कर रहे हैं, लेकिन वो दूर की ही बात है, वो असंभव बात नहीं है, वो असंभव बात नहीं कर रहे हैं, है ना। वो आर्टिफिशियल, जो लोग को मैं अनम्यूट अलाउ कर रहा हूं वो लोग अपने आप को जब बोलना होगा वो लोग अनम्यूट करेंगे और फिर वापस से म्यूट कर लेंगे ताकि घर की दूसरी आवाजें ना आए, है ना। जैसे मैंने सौरभ को, आदित्य को, राहुल को, कई लोग को अलाउ कर रखा है, ठीक है। तो ये आप समझिए इस बात को। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, कोई बता सकता है? कोई इस वेबिनार में ऐसा है जो बताएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? कोई राहुल गुप्ता बताना चाहते हैं? जो कोई हैंड रेस कर रखा हो, जो बताना चाहता हो। विकास, तुम बताना चाहते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में? एक सेकेंड। यस विकास, बताओ। बताओ बेटा। सर पहली बार हिचकिचाहट हो रहा है। पहली बार हिचकिचाहट हो रहा है सर, पहली बार जुड़े। बेटा बिना हिचकिचाहट के बोलो, कहाँ से बोल रहे हो, कहाँ रहते हो? समस्तीपुर यार। समस्तीपुर बहुत सुंदर जगह है, हम कई बार आए हैं, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। बोलो क्या बोलने का है, क्या बोलने का बात? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या हो गए? क्या होता है? आईटी सेक्टर के लिए ज्यादा जाता है। हाँ आईटी तो है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब तुम नहीं बता पा रहे हो, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ तुमको, ठीक है। समझो बात को। आर्टिफिशियल, तुम्हारे पास इंटेलिजेंस, अच्छा ये समर्थ सिन्हा हाथ उठा रहा है, ये बोलना चाह रहा है, इसको बोलना ना करता हूँ। यस बच्चा बोलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून समर्थ, बताओ। सर एक्चुअली जहां तक मैं जानता हूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्क आईटी सेक्टर में तो है, एंड ये बेसिकली कॉप्स के द्वारा आई थिंक ऑपरेट किया जाता है। कॉप्स तुमने ठीक बोला है, लेकिन बेसिकली नहीं, बेसिकली वर्ड का इस्तेमाल नहीं होगा। कॉप्स भी करते हैं, फैक्ट्रियों में भी होगा, प्रोग्रामिंग में भी होगा, सिक्योरिटी में भी होगा, गाड़ियों में भी होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से गाड़ियां खुद ब खुद चलेंगी, खुद ब खुद आपको लेने आ जाएंगी। आपके घर के एसी एयर कंडीशनर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा, वो खुद ही बंद हो जाएगा। अगर मतलब कमरे में कोई नहीं होगा तो खुद ही बंद हो जाएगा, कमरे में जैसे कोई आएगा वो चालू हो जाएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब अपनी बुद्धि का प्रयोग करना, और बुद्धि का प्रयोग कौन करेगा? मशीनें करेंगी, मशीनें बुद्धि का प्रयोग करेंगी। जब कोई कहीं पर गूगल से सिग्नल आएगा गाड़ी को कि फलाने तरफ में ट्रैफिक है, वो खुद ही रूट चेंज कर लेगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? जब कभी कोई पावर की सप्लाई ज्यादा हो रही होगी, सस्ती हो रही होगी, तो घर का वॉशिंग मशीन चालू हो जाएगा, और जिस समय महंगा होगा उस समय नहीं चलेगा बिजली। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीजों को बहुत ऑटोमेट कर देगा। स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटीज। यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब जो बुद्धि का काम जो है मनुष्य करता है, वो बुद्धि का काम मशीनें करेंगी। इससे जॉब घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा कि बढ़ेगा? अच्छा, इसको अनम्यूट करना होगा बच्चों को। यस सर, बढ़ेगा सर। बढ़ेगा सर। अभी इंडिया में लाखों सिक्योरिटी गार्ड हैं। घटेगा सर। लाखों सिक्योरिटी गार्ड है कि नहीं है? कितने ड्राइवर होंगे इंडिया में? ठीक है, लाखों सिक्योरिटी गार्ड, लाखों ड्राइवर्स, ठीक है। फैक्ट्रियों में छोटा मोटा पैकिंग वैकिंग करने वाले काम, सारा काम ऑटोमेटिक हो सकता है। माइनिंग्स में जो मजदूर माइंस में जाते हैं, अब माइनिंग में मजदूर नहीं जाएंगे, माइनिंग में मशीनें जाएंगी और वो माइनिंग करेंगी, वो वीडियो बनाएगी, वो वीडियो ऊपर में कंट्रोल रूम में ऊपर में भी क्या मतलब, अगर कंपनी का हेडक्वार्टर कैलकाटा में है तो कैलकाटा में वो पूरा देख रहा है, और वही कैलकाटा से मशीन को ऑपरेट कर रहा है माइंस अगरतला में है। मतलब खदान जो जहां से लोहा निकाल रहे हैं, बॉक्साइट निकाल रहे हैं, कुछ भी माइनिंग होती है ना, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। वैसे अब काम शुरू हो चुका है।
ऐसे ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स ऑपरेशन जो कर रहे हैं वो अब डॉक्टर अपने हाथ से नहीं कर रहे हैं, मशीन रोबोटिक्स ऑपरेशन मशीनें से नई नई तकनीकी से रोबोटिक्स ऑपरेशन कर रही है। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इससे एक बार लोगों को डर लग रहा है कि भाई ड्राइवर का जॉब है, कॉल सेंटर के जॉब, आप जो सवाल पूछो मशीन खुद ही जवाब दे देगी, ठीक है ना। तो ये चीजें धीरे धीरे भी आ रही हैं, टेक्नोलॉजी इसकी डेवलप होती जा रही है, इससे जॉब एक बार घटेगा, लेकिन एक सेक्टर ऐसा होगा जहां बहुत ज्यादा जॉब आएगी। कौन सा सेक्टर होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रोग्राम करने वाले लोगों का डिमांड। जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तैयार करेंगे, यू गेटिंग माय पॉइंट, जो लोग उसको कंट्रोल करेंगे, जो लोग मशीनों को कमांड करेंगे, कंट्रोल करेंगे, गाइड करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, इंटेलिजेंट बनाएंगे, ऐसे लाखों लोगों की आवश्यकता होगी। मशीनों का मतलब क्या है? मतलब तुम्हारे हाथ की घड़ी, तुम्हारा जूता, तुम्हारे हाथ की घड़ी में अगर तुम्हारा हार्ट रेट गड़बड़ा गया बहुत ज्यादा, तो तुरंत से तुम्हारे डॉक्टर को खबर हो जाएगा, एम्बुलेंस को खबर हो जाएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीजें, ये सब हो चुका है, इस पे काम बढ़ रहा है, इसको ज्यादा से ज्यादा और एक्यूरेट बनाने का काम हो रहा है। हमारे बच्चे ऐप बना रहे हैं, मेरे स्टूडेंट ने ऐप बनाया, रितेश ने, कि अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसको उसका मोबाइल तुरंत बोल देगा कि तुम सो रहे हो। गाड़ी चला रहा है ड्राइवर, तो उसको जैसे ही आंख बंद होगा तो उसका मशीन, उसका सीट जो है वाइब्रेट करे, उसको मैसेज आ जाए कि तुम सो रहे हो, जोर से अलार्म बज जाए। तो क्या ये काम का सॉफ्टवेयर नहीं है? रितेश बीसीए का स्टूडेंट हमारे यहाँ का, अभी वो एक यूएस की कंपनी में जॉब कर रहा है, जब कॉलेज में था तब उसने ये ऐप बनाया था, सीमेज में रहते हुए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी का दौर भी शुरू हो रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, एंड्रॉइड एप्स, बिग डेटा, ये सब जो बड़ी बड़ी जो नई टेक्नोलॉजी का जो दौर आ गया है, ये अपने आप में, इसके लिए लोग हमें चाहिए, इसके लिए नौजवान हमें चाहिए। और ऑब्वियसली आपके पिताजी अभी इस चीज को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो इस चीज के जो एक डायनेमिक्स है उसको देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उन्होंने अभी तक जो चीज देखी है ये थोड़ा उससे अलग है, ठीक है। लेकिन दुनिया में जो आप देख पा रहे हो कि किस तरह से जोमैटो बढ़ रहा है, स्विगी बढ़ रहा है, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ओयो, ओला, आप देख रहे हैं ना, और इनको कोई रोक पा रहा है? अब ये जो आजकल आप देख रहे हैं कि अखबारों में विज्ञापन आ रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई करिए, तो दुनिया में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है और होगी, ज्यादा बढ़ेगी। भारत के टीचर जो हैं वो विदेश के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, भारत के डॉक्टर जो हैं वो विदेश में मरीजों का इलाज कर रहे हैं, उनको वो ऑनलाइन पूरा दवाई उनको प्रेस्क्राइब कर रहे हैं। और भारत के नौजवान विदेश की कंपनियों का गूगल पर एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हैं। और इनफैक्ट मैं ज्यादा सही होऊंगा जब मैं कहूंगा सीमेज के छात्र फॉरेन की कंपनियों के लिए एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हैं, उनको डॉलर में पेमेंट हो रहा है, पाउंड में पेमेंट हो रहा है, दे आर अर्निंग गुड टाइम, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो जो लोग को बीबीए करना है, एमबीए करना है, उनके लिए अब डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी लेकर आ गया है, और डिजिटल मार्केटिंग बीसीए वाले भी कर रहे हैं, है ना। तो ये एक तुम लोग को मैंने एक नजरिया देने का कोशिश किया कि किस तरीके से कोविड के पोस्ट कोविड वर्ल्ड में एक अलग ग्रोथ आ रही है, चाहे वो आपको फिनटेक कंपनियों में हो, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एडटेक हो, चाहे वो मेडिकल टेक्नोलॉजी हो, मेडटेक हो, है ना, या फिर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी हो, एग्रीटेक हो। तो अब फिनटेक, मेडटेक, एग्रीटेक, ये इसका दौर आ गया है। और बेटा बिहार के नौजवानों को पीछे नहीं रहना है, और बिहार से जो बाहर बच्चे जाएंगे वो लोग मजदूरी करने के लिए, गार्ड बनने के लिए और चपरासी बनने के लिए ना जाएं, वो लोग टेक्नोलॉजी के साथ जाएं। वो बैंगलोर में, सिलिकॉन वैली में, और मतलब जो भारत में जहां जहां पर आज देख लो तुम, चाहे वो चेन्नई हो, हमारा बच्चा जो है, अभी कल एक बच्चा विप्रो का हमारा कल वेबिनार था, और उसमें कल हमारा एक छात्र जुड़ा, वो कोयम्बटूर में था, तो विप्रो में। तो बोले बेटा तुमको वहां पर रोटी मिलता है कि केवल चावल ही मिलता है? बोला नहीं सर, सप्ताह में 1 दिन 2 दिन जो है रोटी हम लोग को मिल जाता है, अदरवाइज रोज चावल ही खाना पड़ता है, क्योंकि वहां साउथ में रोटी कम बनती है, चावल ज्यादा बनता है, ठीक है। अब कोयम्बटूर में और कोच्चि में और क्या नाम है, हैदराबाद में हजारों की संख्या में सीमेज के छात्र हैं। बिहार के छात्र वर्ग तो होंगे ही होंगे, मैं सीमेज की बात कर रहा हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा पूरे बिहार में प्लेसमेंट अगर किसी संस्थान का हुआ है तो सीमेज का हुआ है। अकेले विप्रो में मेरा 900 से ऊपर स्टूडेंट है, आईसीआईसीआई बैंक में 700 बच्चे हैं, टीसीएस में बच्चे हैं, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजीज, कैप जेमिनी, असेंचर, ये सब इंडिया की नहीं वर्ल्ड की बड़ी कंपनियां हैं, एचपी, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब में, अमेजन, इन सब में सीमेज के स्टूडेंट हैं। अब इनमें कम संख्या में है, विप्रो में बहुत ज्यादा है, टीसीएस में बहुत ज्यादा है, एचसीएल में काफी बच्चे हैं, इन्फोसिस में अब काफी बच्चे हो गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्रांति मैं इसको मानता हूं, क्योंकि ये जो बच्चे जिनको की इन कंपनियों में जॉब जो मिला, और जो वहां पे आज 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, आप वीडियो में देख रहे थे कि 4 साल के बाद बच्चों को 6 लाख तक का पैकेज मिलता है,
और आज की स्थिति ये है कि 4 साल पूरा होने पर अब विप्रो में बच्चों को 8 लाख का पैकेज मिल रहा है। एमटेक का कोर्स पूरा करने पे उनको 2 लाख रुपए का बोनस मिल रहा है। तो वो चूंकि वो वीडियो थोड़ा पुराना है, पहले का बना हुआ है, तो बदलता जा रहा है सिनेरियो, ग्रोथ बढ़ जा रहा है, स्टार्टिंग सैलरी बढ़ जा रही है, उसके बाद प्रमोशन की सैलरी बढ़ जा रही है, तो और हो सकता है महंगाई भी बढ़ रही होगी। लेकिन फैक्ट ये भी है कि इसी बिहार में एक चपरासी के जॉब के लिए लाखों की संख्या में लोग अप्लाई कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? उनको लगता है किसी से कुछ चपरासी का जॉब मिल जाए। हाँ, तो ये स्थिति बहुत खराब है, बेरोजगारी का बहुत बहुत बुरा आलम है और सरकारें परेशान हैं और राजनीतिक पार्टियां नौजवानों को रोजगार दे देंगे के नाम पर बेवकूफ बनाती हैं, है ना। कोई राजनीतिक पार्टी आपको रोजगार नहीं दे सकती है। आप अपनी क्षमता पर, अपनी ताकत पर, अपने नॉलेज पर, अपने ज्ञान पर, एबिलिटी पर जॉब पाएंगे और पा रहे हैं। कोई कमी नहीं है, इंडस्ट्री को डिमांड है, ग्रोथ का दौर चल रहा है, भारत में भी ग्रोथ का दौर है। हाँ, हर सेक्टर हर समय ग्रोथ नहीं करेगा, कभी कोई सेक्टर में ग्रोथ आएगी तो कोई दूसरे सेक्टर जो है वो पीछे हो जाते हैं। तो आपको जो सेक्टर में ग्रोथ है, आपको उन सेक्टर का चुनाव करना चाहिए, है ना। चलिए, तो एक और कोई जो प्रश्न बच्चों के सर, एक प्रश्न मेरे पास आ रहा है कि छात्र का पूछना है कि सर मैं बीसीए करना चाह रहा हूं पर मेरा +2 में मैथ्स नहीं था, क्या मुझे बीसीए चुनना चाहिए? और क्यों करना चाह रहे हो बीसीए? अगर मैं एक सेकंड आपको रोक रहा हूं मैम, क्योंकि अगर बच्चा को +2 में मैथ्स है नहीं, इसका मतलब मैं ये मान रहा हूं कि उसको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है। अगर मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, मैथ्स से डर लगता है, मैथ बनाने में बनता नहीं है, मैथ्स का सवाल ज्यादा देर तक बना नहीं पाते हैं और मैथ में नंबर भी नहीं आते हैं, ठीक है, तो फिर आपको बीसीए में भी तो मैथ्स पढ़ना है, फिर आप बीसीए क्यों करेंगे? कोई मतलब नहीं है। आपको जानकारी चूंकि है नहीं, इसलिए आप कह रहे हैं कि हम बीसीए कर लें। अगर मैथ्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है तो बीसीए नहीं करना है। और मैथ्स में इंटरेस्ट है, मजा खूब आता है, मैथ्स पे नंबर भी खूब आते थे, लेकिन +2 में मैंने मैथ्स नहीं लिया था। अगर बच्चे ने +2 में मैथ्स नहीं लिया था तो वो बीसीए में आ सकता है। हम उसका मैथ का एग्जाम लेते हैं, हमारे मैथ के एग्जाम में बच्चा अच्छा करता है, हम उसको अलाउ करते हैं। हमारे यहाँ पर जो बिहार का तकनीकी विश्वविद्यालय है, जो मैं कह सकता हूं डंके की चोट पर, क्योंकि मैं आज बिहार के सबसे बड़े बीबीए, बीसीए और प्रोफेशनल कोर्स संस्थान का मैं निदेशक हूं, और मैं आपको बता रहा हूं कि पूरे बिहार में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय का कोर्स जो है वो बहुत अच्छा कोर्स है। हमारे यहाँ जो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का कोर्स जो चलाया जा रहा है वो भी बहुत अच्छा कोर्स है। और सिमेज में हम लोग कोशिश ये करते हैं कि चाहे वो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय हो, चाहे वो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय हो, उसके पढ़ाई में कोई अंतर ना रहे, क्योंकि पढ़ाई हम विश्वविद्यालय के सिलेबस के अनुसार केवल नहीं पढ़ाएंगे, हम सिमेज के अनुसार पढ़ाएंगे। स्टैंडर्ड सिमेज का हमको इंपॉर्टेंट रखना होता है। प्लेसमेंट सिमेज के नाम पे मिलता है, किसी विश्वविद्यालय के नाम पे नहीं मिलता है। तो लेकिन आर्यभट्ट में एक विकल्प हमारे पास ये है कि जो बच्चा 12th में मैथ्स नहीं लिया है लेकिन मैथ उसका मजबूत है, स्ट्रांग है, तो उसको हम अलाउ कर सकते हैं। अगर उसका मैथ मजबूत है तो उसको हम अलाउ कर सकते हैं। आई होप मैम आपके सवाल का जवाब। यस सर, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल था सर, जिसमें छात्र का ये पूछना था कि बीसीए करूं कि बीएससी आईटी करूं, दोनों कोर्स का डिफरेंस। अगेन ये सवाल हर बार आता है, लेकिन ये बिल्कुल दोनों कोर्स सेम कोर्स का नाम है। मैंने अभी आपको बताया आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय का बीसीए, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का बीसीए, हमारे यहाँ दो, चूंकि हमारे यहाँ 4 कॉलेज है, मैं आपको स्पष्ट बताऊं, सिमेज में 4 कॉलेज हैं, ठीक है। एक कॉलेज जो है वो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में है, लेकिन सबसे ज्यादा सीट्स हमारे पास आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में है, और 60 सीट्स हमारे पास पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के 3 कॉलेज में है। ये सारा मैं आपको फैक्ट दे रहा हूं, जो कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं। तो ये जो हमारे 3 कॉलेज पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में है, वहां हमारे पास बीसीए का कोर्स भी है और बीएससी आईटी का कोर्स भी है। अभी बीसीए और बीएससी आईटी में अंतर क्या है? अलग अलग विश्वविद्यालयों में बीसीए का सिलेबस और बीएससी आईटी का सिलेबस अलग होता है, लेकिन जो अंतर होता है वो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस का होता है। तो अब मैं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के बीसीए और बीएससी आईटी की जब बात करता हूं तो वहां पर अंतर यह है कि बीसीए का सिलेबस जो है वो 1996 में बना था, थोड़ा पुराना है, और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का जो बीएससी आईटी का सिलेबस है वो लगभग 2006 के बाद बना है, तो वो थोड़ा नया है, मतलब 10 साल उससे आगे है वो सिलेबस, ठीक है। तो विश्वविद्यालय का सिलेबस है, लेकिन हमारे स्तर पर क्या है कि चूंकि हम जो बीसीए के स्टूडेंट हैं उनको भी पाइथन पढ़ा रहे हैं जो उनके सिलेबस में नहीं है, जो बीएससी आईटी के स्टूडेंट हैं उनको भी पाइथन पढ़ा रहे हैं, उनके भी सिलेबस में नहीं है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप वो साफ मत समझिएगा, ठीक है ना। प्रोग्रामिंग में एक बहुत लेटेस्ट लैंग्वेज को पाइथन कहते हैं, जो कि बहुत अभी बिहार के बहुत लिमिटेड, और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के सिलेबस में भी पाइथन है, लेकिन हम जो सिलेबस में पाइथन है उससे ज्यादा जो डेटा साइंसेस, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ पाइथन का टेक्नोलॉजी होता है, वो भी पढ़ा रहे हैं।
तो आर्यभट्ट के बच्चों को भी पाइथन पढ़ना है, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के बीसीए के बच्चों को भी पढ़ना होगा, बीएससीआईटी के बच्चों को भी पढ़ना होगा। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट का एमसीएसई कोर्स, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर कोर्स, ये हम आर्यभट्ट के बच्चों को भी पढ़ाएंगे, पाटलिपुत्र के बीसीए के छात्र को भी पढ़ाएंगे और बीएससीआईटी के छात्र को भी पढ़ाएंगे। हाँ, विश्वविद्यालय का सिलेबस की तुलना करिएगा तो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का बीसीए थोड़ा पुराना है, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का बीएससीआईटी जो है वो उससे ज्यादा नया है, तो वो थोड़ा बेहतर है बीएससीआईटी का जो कोर्स है। सर, नीतू झा का एक प्रश्न आ रहा है, ऑल्दो आपने इसको कुछ एक तरह से जवाब दे दिया है, बट स्टिल मैम, बीसीए के बाद क्या जॉब मिल सकती है? मैं अभी तक उसी की बात कर रहा था। एक्चुअली सर, बीसीए का कोर्स जो है वो आपको नॉलेज केवल लेने के लिए नहीं करना है, नॉलेज तो मिलना ही मिलना है, लेकिन करियर भी लेना है। ठीक है, आप सिर्फ उसमें ज्ञान लेकर के ज्ञानवान बन जाएंगे ऐसा नहीं है, आपको क्षमतावान भी बनना है और उसके बाद आपको उस नॉलेज को लेकर के, क्षमता को लेकर के इंडस्ट्री में काम करना है। चाहे वो आप स्टार्टअप के रूप में अपने लिए काम करें, चाहे वो आप जॉब इंडस्ट्री में करें, और कहां कहां जॉब नहीं है बीसीए के लिए। तुम बताओ कि मैंने अभी तक कंप्यूटर सेक्टर की बात करी, मैंने आईटी सेक्टर की बात करी, मैंने विप्रो की बात करी, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की बात करी, मैंने जो इंफोसिस है, एचसीएल है, टेक महिंद्रा है, इनकी बात करी, लेकिन आप ऐसा कौन सा इंडस्ट्री है, अगर मारुति है तो मारुति में टेक्नोलॉजी वालों की डिमांड है कि नहीं है, अगर कोई बैंक है तो उस बैंक में टेक्नोलॉजी वालों की डिमांड है कि नहीं है, अगर सरकार का सेक्रेटेरिएट है बिहार सरकार का तो वहां पर कंप्यूटर की वैकेंसी आ रही है कि नहीं आ रही है, अगर पटना हाई कोर्ट है तो पटना हाई कोर्ट में हमारे बच्चों ने जॉब पाया कंप्यूटर साइंस के बल पर, बीसीए के बल पर, बीएससीआईटी के बल पर। तो किस सेक्टर में, किस सेगमेंट में, कहां पर बीसीए को जॉब नहीं है? ऐसा कौन सा सेगमेंट है, गवर्नमेंट का हो चाहे प्राइवेट का हो, जहां कंप्यूटर साइंस के बच्चों की डिमांड नहीं है? कंप्यूटर के बिना कौन सा ऑफिस चल रहा है? कौन सा ऑफिस है जो कंप्यूटर के बिना चल रहा है? बताओ तुम लोग, चैट में बताओ कि किस डिपार्टमेंट के ऑफिस में कंप्यूटर नहीं लग रहा है, और नहीं लगा होगा कहीं तो वहां लग जाएगा। ठीक है ना, हर एक चीज कंप्यूटराइज होनी है और हो रही है, इसलिए जॉब तो कंप्यूटर के सेक्टर के हर जगह है, लेकिन मेरा फोकस जो होता है वो कोर कंप्यूटर जॉब में, कोर आईटी जॉब में होता है, कोर डिजिटल जॉब में होता है, यानी कि टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी का जॉब, प्रीमियम जॉब, विप्रो का जॉब, प्रीमियम जॉब, इंफोसिस का जॉब, असेंचर का जॉब, कैपजेमिनी का, कॉग्निजेंट का जॉब, ये सब है प्रीमियर जॉब। ये सब मतलब इनमें एक बार किसी को जॉब मिल गया उसका लाइफ सेट हो जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए जो बीसीए के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो हर एक सेगमेंट में है, ई कॉमर्स में है, अमेजन में है, गूगल में है, फेसबुक में है, फ्लिपकार्ट में है ना, जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनमें है, और जो दुनिया में जैसे जैसे ये जो टेक्नोलॉजी का प्रभाव बढ़ेगा हर एक सेक्टर में, डिजिटल मार्केटिंग में, इन सब में आपको जो है बीसीए के बाद जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो बच्चों को मिलती है। सर, चंदन कुमार एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, विद योर परमिशन मैं उनका माइक अलाउ करूं? चंदन, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आपने मुझे जो चैट में भेजा है आप खुद से पूछ सकते हैं सर से। यस चंदन। हेलो सर। यस बेटा। नमस्ते सर। नमस्कार, नमस्कार, बोलो। सर, हमको हमारा डाउट है ये ना कि सर बीसीए करना चाहता हूँ, और सर जो ऑनलाइन क्लास होगा वो तो थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, और बीसीए में तो प्रैक्टिकल भी होता है सर, उसका कैसे कंप्लीट होगा? बहुत 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 अच्छा सवाल पूछा है चंदन ने, और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि सिमेज की जो पढ़ाई है, क्लासेस हैं, उसके बहुत बड़े सेगमेंट को हम लोगों ने ऑनलाइन डाल रखा है, और आप लोग को जो भी वीडियो देखना है सिमेज का, आप जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं, अगर वो वीडियो हमारे स्टूडेंट्स के लिए केवल है तो उस वीडियो का भी आपको हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, हर एक वीडियो का आपको हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप उसको देख सको और आप उस क्लास को देखो। जब आप उस ऑनलाइन क्लास को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से बच्चों को प्रैक्टिकल कराया जा रहा है। वहीं उसी ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट जो हैं वो प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिकल कोडिंग देख रहे हैं और सीख रहे हैं। अब यहाँ पर ऑब्वियसली जो बच्चे ऐसे हैं जिनके पास की लैपटॉप है, या जो लोग स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पढ़ना चाह रहे हैं और लैपटॉप वहां पर अप्लाई करके ले रहे हैं, क्योंकि सरकार लैपटॉप का पैसा भी दे रही है, उनके लिए तो जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा है, जरा भी उनको अंतर नहीं आ रहा है। लेकिन जो स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप नहीं है उनके लिए प्रैक्टिकल क्लासेस को भी ऑनलाइन करवाना, कोडिंग को ऑनलाइन में सामने सामने टीचर करवा रहे हैं, बच्चों को मौका दे रहे हैं कि वो लोग कोड को बताएं और उस कोड को टाइप करके बताना करना। तो जो भी कोड के सिंटेक्स होते हैं जिसके थ्रू कोड रन करता है, या कोड में कहीं पर एरर फाइंडिंग होती है, तो कोड को, जैसे अभी मैं स्क्रीन पर आपके सामने कोई कोड लिखा हुआ खोल दूं, जैसे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा था ना,
और फिर हम लोग बच्चे पूरी क्लास बात कर रही है कि इसमें यहाँ पर कहां पर क्या एरर है, इसमें कौन सा सिंटेक्स गलत लग गया है। तो वो पूरा का पूरा जो प्रैक्टिकल को ऑनलाइन में डिस्कस करना है और ऑनलाइन में उसको बच्चों से एग्जीक्यूट करवाना है कि किसी बच्चे ने अपना कोड बनाया है और वो अपना कोड ऑनलाइन खोल के दिखा रहा है, फिर उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, फिर उसमें जो एरर आ रहा है वो दिखा रहा है, पूरी क्लास डिस्कस कर रही है। तो ये पूरा का पूरा काम हम लोग ऑनलाइन कर भी रहे हैं। इसके सैकड़ों क्लासेस जो हैं अलग अलग टॉपिक के, जो कि प्योर एंड प्योर प्रैक्टिकल टॉपिक है, पीएचपी की पढ़ाई, जावा की पढ़ाई, एएसपी की पढ़ाई, C++ की पढ़ाई, समझ रहे ना, विजुअल बेसिक की पढ़ाई, तो ये सारा का सारा जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की पढ़ाई, ये सब पर आपको प्रोग्रामिंग के वीडियो हमारे ऑनलाइन मिलेंगे। और आप देखना कि उसमें सारे टाइम स्क्रीन पर जो कोडिंग का स्क्रीन होता है वो खुला रहता है और सर जो है उस पर कोड लिख रहे हैं, बच्चे लिख रहे हैं, बच्चों को अलाउ किया जाता है और उस तरीके से वहां पर प्रोग्रामिंग को, वो इनफैक्ट पोजीशन ये है कि जब क्लासरूम चल रहा था वहां पर बच्चों को टीचर क्लास में बोले कि आप लोग को ये प्रैक्टिकल करना है। बहुत से बच्चे प्रैक्टिकल पूरा लैब में कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे वहां पर प्रैक्टिकल नहीं कर रहे थे, वो घर जा चल जाते थे या वो लैब के समय में कहीं बाहर चल जाते थे। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर तो सारा बच्चा का प्रैक्टिकल जो है वो ऑनलाइन में कंप्लीटली हो जा रहा है। और वैसे एक फैक्ट यह भी है कि जिस दिन भी, अभी तो कह रहे हैं कि सरकार लॉकडाउन को हो सकता है कि 6 दिन और बढ़ाए, आई डोंट नो, आज के अखबार में आया है, लेकिन जिस दिन भी सरकार कॉलेजेस को अनुमति देगी कि अब महाविद्यालय खुल सकते हैं इस तारीख से, हमारा कॉलेज उसके एक दिन बाद नहीं खुलेगा, हमारा कॉलेज उसी तारीख को खुलेगा। फैक्ट ये है कि सरकार ने जब 30% की मंजूरी दी थी कि 30% स्टूडेंट स्ट्रेंथ के साथ आप स्कूल को खोल सकते हैं, उसी दिन से हमारा सिमेज खुल गया था। और 4 जनवरी 2020 पिछले लॉकडाउन में, जो लॉकडाउन 23 मार्च को लगा था, उसका सरकार ने खोलने की अनुमति 4 जनवरी से दी थी। 4 जनवरी को हमने फुल फ्लेज खोल दिया था कॉलेज, फुल फ्लेज, लेकिन बिना मास्क के एंट्री नहीं, बिना सैनिटाइज किए अंदर में एंट्री नहीं, ठीक है ना। और उस वक्त भी जो क्लासेस हुई थी कॉलेज में, जो क्लासरूम में क्लास हो रही थी, ऑनलाइन की क्लास की बात नहीं कर रहा हूं, क्लासरूम की क्लास की बात कर रहा हूं, उस क्लास को भी उन बच्चों के लिए हमने ऑनलाइन रखा जो लोग किसी कारण से नहीं आ पा रहे थे पूरे टाइम। मतलब अब जो सेकेंड लॉकडाउन लगा, यानी 4 जनवरी से लेकर के सेकेंड लॉकडाउन लगने तक हमारी जब जितनी क्लासेस हुई ऑनलाइन, क्लासरूम के अंदर जितनी क्लासेस हुई, वो क्लासेस भी यूट्यूब पर डाली गई, उनको रिकॉर्ड कर करके, लाइव कर करके यूट्यूब पर। और ये काम बिहार में कोई कॉलेज ऐसा हो जो किया हो, बता दो। जो कि एक तो हर एक दिन, आज भी जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम लोग सिमेज के यूट्यूब पेज पे जाना, यूट्यूब पे जाकर के सिमेज कॉलेज का पेज टाइप करना और सिमेज कॉलेज के पेज जाकर देखना कितनी क्लासेस होती है रोज की, ठीक है ना। अब काफी सारी क्लासेस उसको मेंबर ड्रिवन कर दी गई है, लेकिन आपको वो प्लेलिस्ट में दिखाई पड़ेगी या आपको कम्युनिटी टैब में जब आप जाएंगे सिमेज के पेज पर, मैं आपको दिखाता हूं। इनफैक्ट आई प्रेफर टू शो यू टू यू। ये आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन मेरा? यस Yes, यस sir. इट्स विजिबल। अब ये देखिए, ये सिमेज का चैनल आपको दिखाई पड़ेगा। इज इट विजिबल? यस सर। ये देखो, जिसने कोडिंग की बात कही थी ना बच्चे, ये देखो लाइव क्लास देख लो। ये तुमको अभी जो लाइव, don't worry, if anybody knows about your user account password, nobody can log into your पढ़ा रहे हैं अभी system. लाइव। Because first thing is that you are using virtual platform and you are at your home. So if anybody will go to your home and open your PC, then open virtual machine, then he or she can use your machine. Na? प्रैक्टिस समझ आ रहा है? Yes, But sir. if you want to change it. ये देखो, रीजनिंग की क्लास, ई कॉमर्स की क्लास, दिख रहा है आप लोग को? ये देखो, अभी इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल की क्लास थोड़े पहले हुई है, इंटरव्यू में कैसे करना है प्रिपरेशन। ये देखो ऑपरेशन रिसर्च की क्लास, इसमें मैथमेटिक्स होता है। ये बीबीए में जो मैथ होता है वो है ऑपरेशन रिसर्च, ठीक है। ये क्लास जो है ये भी ऑपरेशन मैनेजमेंट की है। ये देखो, ये क्लास किसकी है? मार्केटिंग मैनेजमेंट की क्लास, ठीक है। ये डेटाबेस सिस्टम की क्लास, आईटी में डेली का क्लास देख रहे हो, पर डे का, ठीक है। ये सब एक ही दिन का है, डेटाबेस सिस्टम अंजेश सर की क्लास। ये रीडिंग स्किल्स, यानी कि जो चीज आप पढ़ रहे हो उसको समझना, ठीक है। स्पीच, हैप्पी मेमोरीज, कम्युनिकेटिव इंग्लिश की क्लास, वर्बल एबिलिटीज, ठीक है ना, मैथमेटिक्स की क्लास है।
इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल्स की क्लास, लाइव कमेंट्री की एक्टिविटी, मतलब इंग्लिश इंप्रूव कराने की एक्टिविटी, क्विज टाइम, ये देखो हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, बीएससी आईटी मैथमेटिक्स, ये सब लाइव क्लासेस हैं। लिटरेचर की क्लास, मैथमेटिक्स की क्लास बीसीए में, फॉक्स प्रो की क्लास डेटाबेस की, ठीक है, ये रिवीजन हो रहा है, मतलब जो पढ़ाई हुई है उसका रिवीजन करवाना, ताकि बच्चों को आप टॉपिक एक बार केवल नहीं पढ़ाएंगे, रिवाइज भी करवाएंगे। और देख रहे हैं कैसे बच्चों लोग का दिख रहा है। तो आई होप इसमें आप पूरा देखोगे, बहुत अभी तो ये एक ही दिन का भी पूरा नहीं हो पाया है। ये मैनेजमेंट की क्लास, माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम की क्लास। तो आप देखेंगे कितनी सारी क्लासेस हैं, अलग अलग टॉपिक पर हैं, लिटरेचर पर है, स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट है, ठीक है, इंग्लिश है, इंग्लिश की बहुत क्लासेस आपको दिख रही होगी, मैथ्स की बहुत क्लासेस आपको दिख रही होंगी, ठीक है, क्योंकि बच्चों का इंग्लिश और मैथ्स इंप्रूव कराना। एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस की क्लास, बिल्कुल प्रोग्रामिंग है, प्रैक्टिकल होती है। प्रोजेक्ट पीएचपी का, अब प्रोजेक्ट बनाना होता है बच्चों को, वो भी हम लोग ऑनलाइन प्रोजेक्ट बनवाने का काम करवा रहे हैं, ठीक है ना। पीएचपी पे, पीएचपी जो है वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री में बहुत डिमांड है पीएचपी का, बहुत ज्यादा उसकी जॉब होता है। किसी सिलेबस में पीएचपी नहीं है, लेकिन वेब लैंग्वेज में सबसे बड़ा लैंग्वेज जो है वो पीएचपी है, सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज पीएचपी है। सिमेज पढ़ा रहा है पूरे बिहार में और कोई नहीं पढ़ाता है, और नकल पढ़ा रहा है, प्रोजेक्ट बना रहे हैं बच्चे उसके ऊपर में, देखिए आप यहाँ पे, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, तो ये आपको मैंने दिखाया जो अलग अलग क्लासेस आप देख पा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी क्लासेस हैं। और अगर मैं आपको यहां से दिखाऊं, आपको दिखाई पड़ेगा, देखो रीजनिंग, बैंक पीओ की तैयारी के लिए रीजनिंग करवाना बच्चों को, सिमेज में ही, कॉलेज में ही करवाना रीजनिंग। और ये हमारे कुछ बच्चे जो कि क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग टॉपिक्स पर आप देख रहे हैं, आईटी एंड एप्लीकेशंस, इंटरनेशनल बिजनेस मार्केटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट, कंप्यूटर फंडामेंटल, विंडोज सर्वर, ठीक है, लिनक्स, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, ठीक है। तो आपको अनेकों टॉपिक्स पर अनेकों क्लासेस मिलेगी, क्वांटिटेटिव मेथड्स, ठीक है। और ये कबीर भजन का प्रोग्राम हमारे यहाँ पे हुआ था, वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। मतलब बच्चों को हर एक तरह का गुण बने, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होए, ठीक है। इस पर हम लोग काम करेंगे, इस पर हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से मेरे स्टूडेंट का पर्सनालिटी ओवरऑल डेवलप हो। बिजनेस एनवायरनमेंट, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ठीक है, आप देख रहे हैं पीजीडीएम की क्लासेस, ठीक है, ये देख रहे हैं एसक्यूएल सर्वर की क्लासेस। तो ये सारी क्लासेस आपको यहाँ पे दुनिया भर के दिखाई पड़ेगी। आप नीचे जाते जाओगे, आपको हजारों क्लासेस दिखाई पड़ेंगी, और ये रोज की पढ़ाई है, जिसके साथ आप देख पा रहे हैं कि बच्चे बोल रहे हैं, किस तरीके से बच्चे जो हैं वो अपनी क्लासेस में बोलते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, ऑनलाइन में सारा कुछ, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, जो घर बैठ करके जंग लगा रहा है, उसकी तुलना में जो मेरा स्टूडेंट है वो रोज 5 और 6 क्लास कर रहा है, उसका हर दिन कौन सा दिन है? एवरी डे प्लस डे। मेरा कॉन्सेप्ट है, बच्चों को मैं बोलता हूं फर्स्ट डे, एवरी डे प्लस डे, और तुम्हारा डे, दिन लाइफ में से माइनस हो गया। दिन को लाइफ में से माइनस नहीं करना है, एवरी डे प्लस डे। तो हम एक बात बताओ, जिस दिन सरकार अलाउ करेगी उस दिन हमारा कॉलेज खुल जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है, उस दिन से खुल जाएगा क्लास, ठीक है ना, एक दिन भी लेट उसमें नहीं होगा। तो यानी पूरे बिहार में किसी भी कॉलेज में जिस दिन ऑफलाइन क्लास होगा, क्लासरूम में क्लास होगा, उससे पहले या उसी दिन हमारा भी होगा, उससे पहले ही होगा। कोई भी इतना टाइम नहीं कर पाता है। इनफैक्ट कल 1 जून को सिमेज की क्लास शुरू हो रही है, इस साल की पहली बैच शुरू हो रही है। अभी तो कहीं पे फॉर्म तक नहीं निकला है, अभी लोग फॉर्म तक नहीं निकाले हैं। तो जो मेरा स्टूडेंट है वो तो 3 महीना 4 महीने का हेड स्टार्ट ले लिया, वो 4 महीना रेस में पहले से दौड़ रहा है। बाकी बच्चे जो हैं वो जब वो लाइन में आएंगे, स्टार्टिंग लाइन में, तब तक हमारा स्टूडेंट बहुत आगे निकल चुका होगा। और एक दिन में बैठाते नहीं है बच्चों को, एक दिन में बैठाने का नहीं है, हर दिन कुछ करने का है, हर दिन कुछ ऐड करने का है, प्लस करने का है। लाइफ में किसी के पास पैसा ज्यादा होगा, लेकिन किसी के पास भी उम्र ज्यादा नहीं है। और नौजवानी का उम्र अगर गवा देंगे, बर्बाद कर देंगे, जो आप लोग पिछले कई महीनों से आप अपना दिन जो है पूरा प्रयोग नहीं कर पा रहे हो, आपके दिन का पूरा प्रयोग नहीं हो रहा है। घर में इधर बैठ के उधर बैठ करके, इधर घूम के उधर घूम करके अपना दिन निकाल रहे हो। इस तरह से दिन निकालने से करियर नहीं बनता है, ठीक है ना। रोज अपने आप को ऐड करना होगा, एवरी डे हैज टू बी अ प्लस डे। तो ये एक कॉन्सेप्ट मेरा है। और जो बच्चे ने सवाल पूछा कि ऑनलाइन पढ़ाई कैसे होगी, तो ऑनलाइन होगी, और जितनी होगी उससे ज्यादा अच्छे से करेंगे। और जब ऑफलाइन होगी तो जिस जहां बाकी जगह ऑफलाइन होगा, उससे पहले सिमेज में ऑफलाइन होगा। और ऑफलाइन जब होगा तब भी हम ऑनलाइन जारी रखेंगे। क्यों? एक फायदा देखो, अभी क्या है, बच्चा किसी कारण से क्लास नहीं कर पाया, बीमार पड़ गया, कुछ तकलीफ आ गई, प्रॉब्लम आ गया, घर में कोई सीरियस हो गया, क्लास नहीं कर पाया, और हमने ऑनलाइन में डाल दिया क्लास को। अब एक बात बताओ, बच्चे के लिए कितना आसान हुआ। जो क्लास छूट गई थी वो क्लास में जाके कर सकता है। तुम लोग के पास ये सुविधा कभी थी कि तुम्हारा कोई मैथ का चैप्टर छूट गया, कोई क्लास छूट गई, उसको तुम जाकर के ऑनलाइन देख लो, ठीक है ना। सिमेज में ये सुविधा दी जा रही है
कि हमारे स्टूडेंट जो हैं उनकी कोई क्लास छूट रही है वो उसको जाकर देख सकते हैं। और मान लो क्लास में थे, समझ में ठीक से नहीं आया, वहां पूछे भी नहीं, पूछना चाहिए था लेकिन नहीं पूछे, ऑनलाइन जाकर दोबारा देख लो, समझ में आ जाएगा। और सुनो, एग्जाम का टाइम आ गया, अब रिवीजन कर रहे हैं और कोई चैप्टर कोई चीज याद नहीं आ रहा है, अब किताब पूरा पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा, कोई बात नहीं, टॉपिक का वीडियो जाकर यूट्यूब पे खोलो, उस वीडियो को देखो, थोड़ा देर तक सुनो, घूमो टहलो, सुनते सुनते कान में लगा करके पूरा टॉपिक रिवाइज हो गया, एग्जाम के पहले पूरा टॉपिक रिवाइज हो गया। इतनी सुविधा, ये पूरा का पूरा अपने आप में खजाना तैयार हो गया ऑनलाइन, ठीक है ना। ये चीज बिहार में कोई कॉलेज किया इस तरीके से बच्चों का खजाना तैयार कर देना, एक एक टॉपिक पर इतने वीडियोस, इतनी क्लासेस। कहीं पर अगर कोई करता भी है तो वो सप्ताह में एक टॉपिक का 2 वीडियो होता है, हमारा हर टॉपिक पे पर डे एक वीडियो होता है, और टॉपिक भी कितने, रोज 40-40, 50-50 वीडियोस है, ठीक है ना। तो इस चीज को हम लोग जो काम कर रहे हैं इसमें मेहनत बहुत आ रही है, इसमें श्रम बहुत लग रहा है। हमारे शिक्षक जो हैं वो इस काम को करने के लिए बहुत अपने आप को तैयार कर रहे हैं। वो शुरू में उनको बहुत रुकावट आ रही थी, बहुत उनको बाधाएं आ रही थी, लेकिन अब सब कर रहे हैं और सबको महसूस हो रहा है कि इसका फायदा हो रहा है, और इसका फायदा सिर्फ आज नहीं आगे भी फायदा मिलेगा, है ना। तो ये बिहार का संस्थान कर रहा है। लोग सोचेंगे कि इस तरह का काम तो कोई बैंगलोर का संस्थान करेगा, पुणे का संस्थान करेगा, ये पटना का संस्थान कर रहा है। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये एडवांटेज है और इसको आप लोग लाभ लेंगे, है ना। कोई बच्चों के और प्रश्न? इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है सर, सीबीएसई के बच्चों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, या बिहार बोर्ड के बच्चों का अभी तक मार्कशीट नहीं आया है? मार्कशीट नहीं आने से तो फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, जैसे सर डीआरसीसी वगैरह में अगर बच्चों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना, तो बच्चों का कंसर्न क्या है, क्या जब तक ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आया या मेरा एग्जाम नहीं हुआ है तो कैसे मैं एडमिशन ले पाऊंगा, नहीं ले पाऊंगा, अप्लाई करूं नहीं करूं? जब तक लॉकडाउन लगा रहेगा तब तक खाना खा पाऊंगा कि खाना नहीं खा पाऊंगा? जब तक लॉकडाउन है तब तक खाना तो खाएंगे, वो तो नहीं रोकेंगे। और जब तक लॉकडाउन तब तक पढ़ाई रोक देंगे? परीक्षा अभी आयोजित नहीं हो सकती है, क्योंकि परीक्षा आयोजन करने के लिए अनुकूल वातावरण नहीं है, अनुकूल माहौल नहीं है, होना भी नहीं चाहिए अभी तुरंत से। लेकिन हाँ, जब एक बार सरकार को धीरे धीरे अभी कल का लगभग 1.5 लाख पूरे देश में संक्रमण का दर था, धीरे धीरे ये 1 लाख के नीचे आ जाएगा, फिर ये 50,000 के नीचे आ जाएगा, तब एक ऐसा माहौल बनेगा कि अब सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए और अधिक सेंटर बना करके, गैप सिटिंग करके और सैनिटाइज करके बच्चों का एग्जाम करवाया जा सके। एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम तो होना ही है। क्या किसी को डाउट है कि उनके लाइफ में से 1 साल सरकार छीन लेगी, उनका एग्जाम नहीं कराएगी? क्या सरकार ऐसा करेगी कि अगले साल अचानक से डबल बच्चों का एग्जाम करवाए? जो बच्चे 2022 में एग्जाम देंगे उनका भी एग्जाम हो, और जो बच्चे 2021 के उनका भी एग्जाम हो? ऐसा नहीं होगा, एग्जाम होगा ही होगा। सीबीएसई के बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं, एग्जाम होगा, ठीक है। या सरकार उनके इंटरनल मार्क्स के आधार पर उनको पास करेगी, लेकिन सरकार उनको फॉरवर्ड करेगी, क्योंकि अगर सरकार एक साथ 2 साल को एक साथ ला देगी तो क्या भारत के कॉलेजों में डबल संख्या में बच्चों को एडमिशन लेने की स्थिति है? इसी साल दिक्कत हो रहा है। इस साल 2020 वाले बच्चे भी आ रहे हैं एडमिशन लेने के लिए। हमारे यहाँ जो कल बैच शुरू हो रही है उस बैच में ज्यादातर बच्चे तो 2020 वाले हैं, जिन्होंने पिछले साल 12th पास किया था, और इस साल वाले भी हैं। तो इसका मतलब है कि इस साल एडमिशन में दिक्कत होने वाला है। इस साल जैसे ही एडमिशन के लिए बच्चे कॉलेज में बाहर आएंगे, अचानक से कम जो प्रीमियर संस्थान है, जो हमारा संस्थान हर साल सबसे पहले सीट्स भरती है, तो हमारे यहाँ पर अभी लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन जैसे भी होगा बहुत जल्दी सीटें हमारी भर जाने वाली हैं। ये मैं स्पष्ट घोषणा कर रहा हूं, क्योंकि पिछले साल के बच्चे भी हैं और इस साल के बच्चे भी हैं। तो एग्जाम सीबीएसई के बच्चों का होगा और उनका रिजल्ट भी जल्द से जल्द जारी किया जाएगा। रिजल्ट उनका फेवरेबल होना चाहिए, लेकिन अगर फेवरेबल नहीं होता है तो उनके पास कंपार्ट का एग्जाम देने का सुविधा होगा, और अगर वो भी नहीं हो पाएगा, वहां भी वो पास नहीं हो पाएंगे। अगर वो ऐसे बच्चे कॉलेज में पास हो गए हैं एग्जाम में, एंट्रेंस में, और उनको एडमिशन अलाउ कर दिया गया है, तो वैसे बच्चों को एडमिशन अगले साल के लिए पोस्टपोन करने की सुविधा, बिना किसी तरह के एग्जाम और बिना किसी तरह के फी डिडक्शन के, या उनका पूरा का पूरा फीस जो उन्होंने कॉलेज में जमा किया होगा वो वापस करके एडमिशन कैंसिल करने की सुविधा मिलेगी, तब जबकि उनका सीबीएसई का एग्जाम वो फेल कर जाए और कंपार्ट का एग्जाम भी वो फेल कर जाए, ठीक है। तो उनको तो फिर इसका मतलब है कि एक अव्वल पहली बात 90%, 95% स्टूडेंट ऐसे होंगे सीबीएसई के जिनको यकीन होगा कि वो पास होने वाले है कि नहीं। तो जिनको यकीन है कि वो पास होने वाले हैं, वो अपना कीमती समय क्यों बर्बाद करेंगे, और वो लाइफ में क्यों रुक के बैठ जाएंगे जब आगे बढ़ने का विकल्प होगा। और क्या सिमेट संस्थान अकेला संस्थान है जो कि पढ़ाई शुरू कर रहा है? जी नहीं, भारत के जितने प्रीमियर संस्थान हैं, जितने अच्छे संस्थान हैं,
जितनी प्रीमियर यूनिवर्सिटीज हैं, साउथ की जितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, सब जगह एडमिशन शुरू हो चुके हैं और क्लासेस भी धीरे धीरे शुरू होने का सब जगह अनाउंसमेंट आ रहा है। दूसरा, हम जो अभी क्लास शुरू करते हैं वो हम ब्रिज कोर्स की क्लास शुरू करते हैं और उस ब्रिज कोर्स में हम बच्चों को शुरुआती वो ज्ञान देते हैं, वो स्किल देते हैं जिसके माध्यम से वो क्लास को बेहतर समझ पाए, अंडरस्टैंडिंग बढ़े, उसका लिखने की क्षमता बढ़े, उसके बोलने की क्षमता बढ़े, इंग्लिश में इंग्लिश को समझने की क्षमता बढ़े, मैथमेटिक्स की क्षमता बढ़े, ताकि वो बच्चा ज्यादा अच्छे से प्रोग्रामिंग को, पढ़ाई को, किताबों को समझ पाए, वीडियोस को समझ पाए। उसका जैसे एक कारपेंटर जो है वो अपने औजार की धार को बढ़ाता है ताकि काम ज्यादा अच्छे तेजी से हो सके, वैसे बच्चे की लर्निंग कैपेबिलिटी को हम बढ़ाते हैं शुरुआत के 2 महीना में। उसका फायदा 3 साल तक मिलता है। 3 साल तक वो बच्चा जो है वो बेहतर करता है क्योंकि उसने ब्रिज कोर्स में उसकी स्पीड को बढ़ा दिया जाता है, उसके ब्रेन के ऑब्जर्वेशन के पावर को बढ़ा दिया जाता है और ये ब्रिज कोर्स से संभव होता है ना। तो ये ब्रिज कोर्स अगर हम अभी नहीं शुरू करेंगे तो लेट हो जाएगा और इसलिए कल से स्टार्ट हो रही है पहली बैच। इस बैच में अब जगह नहीं है, ऑब्वियसली उसका एग्जाम जिस बच्चों ने दिया है सिर्फ उन्हीं के लिए मौका है। अगला एग्जामिनेशन जो है वो 15 जून को है, जहां तक मुझे लगता है अगर डेट सही याद है तो, और 15 जून के लिए फॉर्म्स अप्लाई ऑलरेडी हो रहे हैं। तो आप में से वो सभी छात्र जो लोग सिमेज से BCA या BSc IT या BBA या BBM या BCom प्रोफेशनल ये कोर्स करना चाहते हो, आप लोग, चाहे वो आप पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के माध्यम से करना चाहते हो जो कि राज्य सरकार का विश्वविद्यालय है, या आप आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के हमारे कॉलेज के माध्यम से करना चाहते हो जो भी राज्य सरकार का विश्वविद्यालय है, तो आपको तुरंत अप्लाई करना होगा। और 15 जून को एंट्रेंस टेस्ट होगा। उस एंट्रेंस टेस्ट के पहले आपको तैयारी कराई जाएगी कि एंट्रेंस में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, मैथ्स कैसा लेवल का होगा, इंग्लिश क्या लेवल का होगा, उसकी कुछ आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जाती है कॉलेज के हमारे टीचर्स के द्वारा। आपको एक ओरिएंटेशन सेशन मिलेगा, उस एग्जाम का एक मॉक टेस्ट होगा, एक सैंपल डेमो एग्जाम होगा। 14 तारीख को डेमो एग्जाम होगा और 15 तारीख को आपका रियल एग्जाम होगा, है ना। तो ये जो हमारा एंट्रेंस का प्रोसेस है, क्योंकि जो हमारी सेकंड बैच बनेगी इस बार, हो सकता है कि वो इस साल की हमारी आखिरी बैच बनेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे काफी सारे कोर्सेज में इस बार सीट भर चुकी है, जिसकी क्लासेस कल से शुरू हो रही है। अब जो जिन कॉलेजेस में और जिन कोर्सेज में हमारे पास सीट्स अवेलेबल हैं, वहां पर 15 जून के जो एग्जाम होगा उसके माध्यम से हम लोग एडमिशंस को अलाउ करेंगे, उसमें बच्चों को सिलेक्ट करेंगे। मेरे पास एक क्वेश्चन और है मैम, एक क्वेश्चन और है। हाँ। और वो क्वेश्चन है कि इंटरमीडिएट में तो पढ़ाई उन्होंने कर ली है, लेकिन अब उनके पास सुविधा ये है कि BBA या BBM का कोर्स करें या BCom प्रोफेशनल कोर्स करें, दोनों यही मेरा भी था कि मैनेजमेंट कोर्स के बारे में। तो क्या किस तरह के करियर प्रोस्पेक्ट्स बनते हैं BBM करने के बाद या BBA करने के बाद? हाँ। ऐसा कोई बिजनेस एंटरप्राइज नहीं है, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसको मैनेजमेंट की जरूरत नहीं होती हो। और आप देखिए कि जितने बैंक्स हैं, HDFC बैंक में सर्च कर लो या एक्सिस बैंक में सर्च करो या कोटक महिंद्रा बैंक की बात करूंगा, मैं इंडसइंड बैंक की बात करूंगा और मैं ICICI बैंक की बात करूंगा। दीज आर आवर बिगेस्ट एम्प्लॉयर। हमारे यहाँ के बच्चों को सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी अगर मैनेजमेंट में मिली है तो वो अभी बैंक्स में मिल रही है। बहुत डिमांड है, बहुत बूम है। उसके बाद अगर कहीं पर डिमांड आ रही है तो वो आ रही है रिटेल सेक्टर में, रिलायंस में, रिलायंस रिटेल में, टेलीकॉम में, रिलायंस जियो, एयरटेल, यहां पर बहुत डिमांड आई है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में, सैमसंग में, ये IFB इंडस्ट्रीज में, LG में, इन सब में हमारे स्टूडेंट्स हैं। इसके साथ साथ जो सेक्टर्स जहां पे ज्यादा संख्या में बच्चों को जॉब मिली है वो है आपका जो ऑनलाइन एजुकेशन के जो स्टार्टअप्स आए हैं, ठीक है, बैजू ऐप है या फिर जो वेदांतु ऐप है या इस तरह से 2-3 और भी ऐप्स है जहां पर हमारे बच्चों को काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली। जो स्टार्टअप का सेक्टर्स है वहां पर बच्चों को जॉब मिल रही है। जो स्टॉक मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट है, जब वहां पर ब्रोकिंग कंपनियों में, म्यूचुअल फंड्स में, इंश्योरेंस कंपनियों में, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में भारी संख्या में ग्रो कर रहे हैं। और अब क्या हो रहा है कि ये कंपनियां शहरों से निकल करके जो छोटे शहर हैं और जो रूरल इलाके हैं वहां पर आप देखिए कि अब ब्रोकिंग कंपनियों का, स्टॉक मार्केट का वहां पर कारोबार शुरू हो रहा है। वहां पर इंश्योरेंस कंपनियों का कारोबार शुरू हो रहा है। पहले भारत में इंश्योरेंस का मतलब होता था LIC, अब इंश्योरेंस HDFC लाइफ का भी है, SBI लाइफ का भी है। आपको इंश्योरेंस जो है वो ऐसी 50 हेल्थ इंश्योरेंस
कोविड के बाद से हेल्थ इंश्योरेंस की डिमांड इतनी बढ़ गई है, लोग अपना स्वास्थ्य बीमा कराना चाहते हैं ताकि अगर उनको कुछ हो जाए तो उनका इलाज का खर्च जो है वो बीमा से आ सके, इंश्योरेंस से आ सके। तो ये सारी कंपनियों में हमारे बच्चों को, जनरल इंश्योरेंस की जो कंपनियां हैं वहां पे हमारे बच्चों को बहुत जॉब मिला। जनरल इंश्योरेंस जिसमें कि मोटर इंश्योरेंस होता है, जिसमें कि हेल्थ इंश्योरेंस होता है, फायर का इंश्योरेंस, थेफ्ट का इंश्योरेंस, तो जनरल इंश्योरेंस की कंपनियों में हमारे बच्चों को बहुत जॉब मिला। तो ये सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर सिमेज के बच्चों को पीछे जॉब मिलता आया है, और आगे आने वाले दौर में मुझे एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट खास तौर पर डिजिटल मार्केटिंग के सेक्टर में दिखाई पड़ती है। अकाउंटिंग और जीएसटी के कारण बहुत इंप्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी आ गया। जीएसटी चूंकि किसी कारणों से बहुत कॉम्प्लेक्स है, आप लोग को जीएसटी समझ में आता है? जो आपके शहर के जो भी दुकानदार है, जो कारोबारी है, उनसे पूछो कि आपको जीएसटी का पूरा रिटर्न फाइल करना आता है, वो बोले कि बहुत मुश्किल काम है। और हम क्या करते हैं, हम अपने स्टूडेंट को जीएसटी सिखा देते हैं, जीएसटी का रिटर्न सिखा देते हैं। वो अगर 5-5 हजार रुपए महीना भी लेता है और उसको 20 दुकानों से कारोबार मिल जाता है जीएसटी रिटर्न फाइल करने का, तो 1 लाख रुपए महीना तो उसको सिर्फ दवा दुकानदार और साड़ी दुकानदार और कपड़ा दुकानदार और ऑटोमोबाइल दुकानदार से मिल जाता है जीएसटी रिटर्न फाइल करने का। तो गेटिंग माय पॉइंट, जीएसटी ने एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी ला दिया, डिजिटल मार्केटिंग ने एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी ला दिया। तो जो बीबीए और मैनेजमेंट की बात करें, क्योंकि मैनेजमेंट में पढ़ाई होती है बिजनेस की, कारोबार की, कैसे बिजनेस को बढ़ाना है, कैसे कारोबार को बढ़ाना है, कैसे प्रबंधन करना है और कैसे चीजों को हैंडल करना है, सिचुएशन को हैंडल करना है, कैसे व्यापार को कई गुना बढ़ाना है, कैसे कस्टमर को एक्वायर करना है, कैसे कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, कैसे प्रोडक्शन और ऑपरेशंस को संभालना है, कैसे फंड का मैनेजमेंट करना है, कैसे अकाउंटिंग करनी है, कैसे टैक्सेशन को संभालना है। ऐसे अलग अलग टॉपिक्स हैं और हर एक टॉपिक में जॉब है। आप फंड की बात करेंगे, फिनांस की बात करेंगे, आप इंप्लॉइज को मैनेज करने की बात करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स की बात करेंगे, आप मार्केटिंग की बात करेंगे, आप सेल्स की बात करेंगे, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, ये सारे सेक्टर में जॉब है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट हर तरफ में, बैंकिंग सेक्टर। तो इसलिए बीबीए का जो कोर्स है इसमें तो बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी रही है। जिनको भी बिजनेस में थोड़ा भी इंटरेस्ट आता है वो बच्चे विशेष रूप से आए, जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, भविष्य में अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, इंडस्ट्री को भविष्य में करना चाहते हैं, वो लोग आए। और देखो मैं तुमको एक बात बता दूं, अगर तुमको बड़ा बिजनेस करना है, तुमको बुद्धि चाहिए, तुमको नॉलेज चाहिए। कैपिटल तुम्हारे पास नहीं है, कैपिटल आ जाएगा। ये जितने आज आप देख रहे हैं ना, जो कि आज हजारों करोड़ की कंपनियां हो गई, ओला, ओयो, इनके जो फाउंडर थे उनके पास कैपिटल नहीं था, उनके पास एक आइडिया था और उस काम को करने की क्षमता थी। पैसा उनको मिल गया। पैसा अभी भी कंपनियां लोग लगा रही हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हैं। तो अलग अलग तरीके से क्या पैसा का फ्लो आ रहा है। अगर मैं कोई ऐसा बिजनेस करना चाहूं जिसमें कि बहुत ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटी है और उसमें मुझे फंड की रिक्वायरमेंट है, तो मैं कई लोगों को प्रपोज करके अपने बिजनेस के लिए फंड जनरेट कर सकता हूं। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये जहां तक सवाल मैनेजमेंट का है, बीबीए का कोर्स बहुत अच्छा है। एक सवाल बच गया, पुदार सर ने सवाल पूछा था सर। सवाल के पहले मैं चाहूंगी सर, जो बच्चों के नंबर्स आपने कहा था ताकि उनको बिल्कुल एक मैं यहाँ पर एक चीज मैं शेयर करता हूं ताकि जो बच्चे हैं उनको एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हम लोग शेयर करना चाहेंगे और उस डॉक्यूमेंट के माध्यम से ये बच्चे जो हैं, एक सेकेंड में ये दिख रहा है आप लोग को? यस सर। विजिबल? यस। यहाँ पर एक ये फाइल है, ये फाइल 10+2 के बाद करियर की राह, ठीक है। ये जो फाइल है इस पे मैंने पूरे हर एक सेगमेंट में, साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में कौन कौन से कोर्स हैं और उन कोर्सेज में अगर आप साइंस के हैं, इंजीनियरिंग में क्या कोर्स होंगे, आपको कंप्यूटर साइंस में कौन कौन से कोर्स होंगे, आपको मेडिकल में कौन कौन से कोर्स होंगे, आपको फार्मेसी में कौन से कोर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, फैशन में कौन से कोर्स हैं, होटल मैनेजमेंट, सारा कुछ, ठीक है। ये फाइल अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग अपना नंबर अभी चैट में डालो और मैं चाहूंगा कि उस नंबर्स पर हमारे जो भी ऑफिस में एडमिशन डिपार्टमेंट के लोग हैं वो लोग सारे बच्चों को ये फाइल मैं दे दूंगा, उनको वो ये फाइल सब बच्चों को दे। इसके अलावा एक हमारी एक बुक है जो कि करियर में करियर एंड कॉलेज के ऊपर में किताब है, एक ई बुक है। वो ई बुक भी जितने लोग को व्हाट्सएप, जो लोग अपना नंबर डाल रहे हैं, या फिर आप एक काम करें, एक नंबर मैं आपको दे रहा हूं, सब लोग नंबर नोट करो, 7250
7250 7250 767676 7250 767676 767676। तो ये जो नंबर है 7250767676, इस नंबर पर आप लोग एक व्हाट्सएप पर भेजो ई बुक। आप इस नंबर पर ई बुक लिख करके भेजो। आप सब लोगों को वो ई बुक दिया जाएगा, सारे लोग को वो ई बुक भेजा जाएगा। और साथ में ये जो फाइल थी, ये फाइल भी मैं आपको भिजवा दूंगा। आप लोग व्हाट्सएप करोगे, ठीक है ना? सब लोग व्हाट्सएप करोगे 7250767676 लिख लो, ठीक है ना? और आप इस नंबर को सेव भी कर लीजिएगा, तभी आपके पास वो जा पाएंगी। वो व्हाट्सएप भेजेगा तो नंबर सेव करेगा ही। सर, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर के काफी सवाल आ रहे हैं कि बच्चे क्या, कुछ बातें यहाँ पे बच्चों को बता दूं, ठीक है? कि एक बच्चा ने पूछा भी था कि गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिलेगा कि प्राइवेट सेक्टर में मिलेगा। तो आईटी का जॉब और बिजनेस मैनेजमेंट के बच्चों को जॉब दोनों सेक्टर में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लिए होगा। गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब आपको बैंकिंग सेक्टर है, और बैंकिंग सेक्टर में एसबीआई में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, कैनरा बैंक में, बैंक ऑफ इंडिया में, जितने भी सरकारी बैंक है, यूनियन बैंक, सब जगह हमारे बच्चे बहुत बड़ी संख्या में हैं, बहुत बड़ी संख्या में सिविल के छात्र हैं। और हम बैंक पीओ की तैयारी भी कराते हैं बीबीए के साथ में। तो आपने देखा था रीजनिंग की पढ़ाई, इंग्लिश की पढ़ाई, मैथ्स की पढ़ाई बैंक पीओ के हिसाब से हम कराते हैं बच्चों को, ठीक है ना? तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब मिलता है, चाहे वो बैंकिंग के सेक्टर हो या सचिवालय हो या हाई कोर्ट हो, हर जगह, या सीबीआई का ऑफिस हो या इनकम टैक्स का ऑफिस हो या पुलिस डिपार्टमेंट हो, हर जगह सिविल के बच्चे जो है, सीआरपीएफ हो, हर जगह है बच्चे हमारे, आर्मी में भी है। और प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब मिलता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्टार्टअप का भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी रहता है बच्चों के लिए। मैं पहले ही कह चुका हूं कि भीड़ कभी सफल नहीं होती है। और जब भी आप कॉलेज का चुनाव करेंगे, कोर्स का चुनाव करेंगे, आप एक बात का ध्यान रखना है कि आप लाइफ में ग्रेजुएशन एक बार करेंगे कि 2 बार करेंगे। अगर आप 2 बार नहीं करना है, ग्रेजुएशन एक बार करना है, तो जो बेस्ट ग्रेजुएशन होता है, जैसे अगर आपको लगता है कि समझ में पढ़ाई बहुत अच्छे से हो रही है, बहुत ज्यादा क्लासेस हो रही हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है, इंग्लिश इंप्रूव करवाने का काम हो रहा है, कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है ना, और कंपनियां आती हैं और कैंपस प्लेसमेंट होता है, तब आप ग्रेजुएशन आपको 2 बार नहीं करना है। तो आप किसी ऐसे जगह अपने लाइफ का रिस्क, जिंदगी को दांव पर मत लगा देना कि वहां चले गए और फिर मालूम पड़ा कि वहां ढंग से अगर पढ़ाई करानी है तो उसके लिए बहुत सारी व्यवस्थाओं को लागू करना पड़ेगा। और उन व्यवस्थाओं को लाने में, शिक्षकों को लाने में, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लाने में बहुत सारा व्यवस्था, बहुत सारा मेहनत और बहुत सारा व्यय करना पड़ेगा। और अभी हमारे संस्थान को सरकार कोई सहायता नहीं देती है, बच्चे जो फीस देते हैं उससे काम होता है। लेकिन यहाँ अभी एक बहुत बड़ी सहायता बच्चों को सरकार से मिल रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे इसी स्लाइड में आगे। एक बात का ध्यान रखना कि जो जीवन में जो 5 साल मेहनत कर लेगा उसको 50 साल आराम मिलेगा। और जो बच्चा ये 5 साल गवा देता है, ये 5 साल सिर्फ डिग्री की पढ़ाई करके निकाल देगा कि मात्र डिग्री लेने के लिए पढ़ाई कर रहा है, उस बच्चे का अगला 50 साल वो मजदूरी करेगा, वो 50 साल मेहनत मजदूरी करेगा, अपने बीवी और अपने बच्चों को खुश नहीं रख पाएगा। बीवी अगर शादी हो पाएगी तो बीवी मिलेगी, अगर जिसको अच्छा जॉब नहीं मिलेगा तो उसको पता नहीं क्या परिवार कैसे से बनेगा। लेकिन अगर आपने 5 साल अभी मेहनत नहीं करी, पीछे आपने जो भी गड़बड़ किया, मैं गड़बड़ इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत से बच्चे पीछे ढंग से पढ़ाई नहीं किए, ढंग से अपनी इंप्रूव नहीं कर पाए इंग्लिश, या मैथ्स इंप्रूव नहीं कर पाए, या नॉलेज इंप्रूव नहीं कर पाए, या उनको पढ़ाई मिला नहीं अच्छा, उनको स्कूल अच्छा नहीं मिला, उनको कॉलेज अच्छा नहीं, उनको अच्छे 12th का स्कूल नहीं मिला, 12th का कॉलेज अच्छा नहीं मिला, उनके गांव के स्कूल में पढ़ाई ढंग से नहीं हो रही थी, जो भी प्रॉब्लम थी। लेकिन अब अगर नहीं सुधारेंगे तो आगे आने वाला करियर बढ़िया हो जाएगा, ये संभव नहीं है। इसलिए 5 साल की मेहनत 50 साल का आराम, ये सिंपल थ्योरी है। और आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, ये सवाल इसलिए है कि आपको मेहनत करने का मन नहीं करता है। मैंने मेहनत वर्ड कह दिया, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो मेहनत करना चाहता है। फैक्ट है, जीवन में कोई मेहनत करना नहीं चाहता है, हर कोई चाहता है कि काम आराम से हो जाए। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है जिसमें बिना मेहनत के आप मेहनत भी करते हो और मेहनत का एहसास भी नहीं होता है। और वो सिंपल फॉर्मूला है कि जिस काम में मन लगे वो काम करो। इंटरेस्ट, आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट, द आई फैक्टर। आई का मतलब इंटरेस्ट है, मेरे को इंटरेस्ट है, मैं वो पढ़ रहा हूं, मेरे को मजा आ रहा है और मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। प्लस जो मैं पढ़ रहा हूं वो मैं अपने आप को इर्द गिर्द रख के कर रहा हूं। आई मतलब मैं, ठीक है ना। और आई मतलब आंखें, यानी जो मैं पढ़ रहा हूं उस चीज को मैं देख रहा हूं। जब सीमेंस में टीचर पढ़ाते हैं, जब हम लोग पढ़ाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को जो भी बात बता रहे हैं उस बात को मेरा स्टूडेंट देख पाए, क्लासरूम में ही देख पाए, विजुलाइज कर पाए।
तो जब वो विजुलाइज करता है आई फैक्टर, तो देखी हुई चीजें याद रह जाती है, सुनी हुई बातें भूल जाते हो, देखी हुई चीजें याद रह जाती हैं। तो जब हम कंप्यूटर साइंस पढ़ाएं, चाहे हम मैनेजमेंट पढ़ाएं, हम हर एक चीज को एग्जाम्पल से पढ़ाते हैं। एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल को कहानी से पढ़ाएंगे और वो कहानी तुमको याद रह जाती है। कहानी याद रह जाती है, तुमको पूरा टॉपिक याद रह जाता है। मेरी बात तुम लोगों को समझ में आ रही है? अगर अच्छा लगा तो तुम सबका साइन दिखाना। और जिसमें दिल लगे उसमें जान लगा दो, जिसमें दिल लगे उसमें जान लगा दो, जान लगा दो, उसके बाद देखो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, है ना। और जब तुम जान नहीं लगाओगे, आधा अधूरा काम करोगे, आधी अधूरी तैयारी करोगे। अरे पानी को उबल करके भाप बनने के लिए 100 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 99 डिग्री में पानी जो है उबल के रह जाएगा, भाप नहीं बनेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? पूरा काम नहीं करोगे, मेहनत भी लग गई, मजा नहीं आएगा। इसलिए जिसमें दिल लगे उसमें जान लगा दो। डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू। जो करो उसको प्यार करो, और अगर जो कर रहे हो उसको उससे प्यार करो। ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। जो चीज का ट्रेंड चल रहा है, जो चीज का दौर चल रहा है, उसी चीज से दोस्ती करो, उसी सेगमेंट में जाओ, है ना। अगर कंप्यूटर साइंस का दौर है, कंप्यूटर साइंस से जुड़ जाओ। अगर बिजनेस मैनेजमेंट का दौर है, ऑनलाइन बैंकिंग का दौर है, डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, उससे जुड़ जाओ। जेनरिक प्रिपरेशन इज बेटर देन स्पेसिफिक। किसी चीज का बहुत गहराई से अध्ययन करना, ठीक है ना, किसी चीज का बहुत गहराई से अध्ययन करना, ये भी जो है बहुत काम आएगा। और हाउ टू सेलेक्ट द राइट कॉलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉलेज का चुनाव कैसे करें। आप देखिए कि उस कॉलेज में पढ़ाई का तरीका क्या है, केस स्टडी मेथड है, वहां पर आपको समझाने का तरीका क्या है, पीयर टू पीयर लर्निंग के मॉडल्स हैं कि नहीं है, एग्जाम का तरीका क्या है, क्विज वगैरह का सिस्टम क्या है, असाइनमेंट्स, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, ये सब होते हैं कि नहीं होते हैं। और जो गांव के बच्चे आए, अगर कोई हिंदी मीडियम का छात्र आया, वो कोई रूरल बैकग्राउंड का है, तो वो कैसे समझ पाएगा, पढ़ाई का माहौल कैसा है ना, एनवायरनमेंट कैसा है, सिलेबस टाइमली कंप्लीट होता है कि नहीं होता है, रोज कितनी देर क्लासेस होती है, डिसिप्लिन होता है कि नहीं होता है, प्रोफेसर्स कैसे हैं, उनको एक्सपीरियंस है कि नहीं है, लैब लाइब्रेरी है कि नहीं है, ऑनलाइन क्लास अभी हो रही है कि नहीं हो रही है, कॉलेज का लोकेशन कैसा है, कहीं कॉलेज इतना दूर है कि वहां जा ही नहीं पाओगे, वहां जाने आने में बहुत खर्चा जाएगा, बहुत दूर है, ठीक है ना। और छात्रों का शिक्षकों के साथ संबंध कैसा होता है, वहां पर रिजल्ट कैसा है। आज सिमज के बच्चे साल दर साल विश्वविद्यालय की परीक्षा में टॉप किए, हर साल गोल्ड मेडल मिला। महामहिम राज्यपाल जब बिहार के महामहिम रामनाथ कोविंद जी थे, जो भारत के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने हमारे बच्चों को गोल्ड मेडल पहनाया। उसके बाद राज्यपाल हुए महामहिम सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने हमारे बच्चों को गोल्ड मेडल पहनाया। लालजी टंडन जी बिहार के राज्यपाल हुए, उन्होंने हमारे बच्चों को गोल्ड मेडल पहनाया। और पिछले जब फागू चौहान जी बिहार के राज्यपाल थे, उन्होंने हमारे बच्चों को गोल्ड मेडल के लिए, हमारे बच्चों का चयन हुआ 2019 में, हमारे बच्चों को गोल्ड मेडल मिला। और 2020 का गोल्ड मेडल हमें इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि कॉन्वोकेशन अभी नहीं हो पाया है, लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण विश्वविद्यालय का लॉकडाउन जो है, कॉन्वोकेशन जो है वो नहीं आयोजित हो पाया है। तो हर साल बच्चों को गोल्ड मेडल मिल रहा है। इससे एक लाइन में बात समझ में आती है कि हमारे पढ़ाई का माहौल अच्छा है, हमारे यहाँ पढ़ाई अच्छी है, तभी तो गोल्ड मेडल मिल रहा है ना। और हमारे बच्चे जो है वो देश के अलग अलग संस्थानों में जा रहे हैं। प्लेसमेंट अल्टीमेटली यही मायने रखता है कि प्लेसमेंट कैसा मिल रहा है। ऑफर लेटर्स कम बच्चों को आके देखो, हमारे पास सैकड़ों हजारों बच्चों के ऑफर लेटर्स होंगे, इंटरव्यूज के फोटोग्राफ्स होंगे। हमारे बच्चे जो फेसबुक पर हैं, वो देखो कहाँ किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं। आपको हमारे हजारों बच्चे मिल जाएंगे जो कि हमारे यहाँ से पढ़े हुए हैं और वो लोग आज अलग अलग कंपनियों में हैं, बड़े बड़े कंपनियों में हैं। विप्रो मैंने बताया, TCS में, ICICI बैंक में, HDFC बैंक में, रिलायंस जियो में, अखबारों में खबरें छपी हैं सैकड़ों बार, हमारे यहाँ के बच्चों को प्लेसमेंट मिला है। और हमारे बच्चों के इंटरव्यूज, सैकड़ों बच्चों के इंटरव्यूज होंगे हमारे पास, जिनको आप देख सकते हैं, जिसमें बच्चा अपनी कहानी खुद बता रहा है कि मैंने कैसे कैसे पढ़ाई की, मैं किस गांव से आया था, कहाँ से आया था, है ना। और इंडस्ट्री से इंटरेक्शन की क्या व्यवस्था है, क्या कॉलेज में इंडस्ट्री के लोग आते हैं। कल ही हमारे यहाँ विप्रो का सेमिनार हुआ, विप्रो के HR ने हमारे बच्चों को बताया कि किस तरीके से विप्रो के इंटरव्यू प्रोसेस में आपको भाग लेना है ना। आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे कराया जाता है, क्या स्पोर्ट्स होता है, कल्चरल एक्टिविटीज होती है, क्या सोशल वर्क कराया जाता है बच्चों से। ये सारी चीजों से आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है ना। तो ये बात हुई। अब जो गैप की बात हुई थी, तो अगर आप अपने करियर में गैप लेंगे तो आप एक चीज जान लीजिए कि आप अपने ही फ्रेंड के जूनियर बन जाएंगे। आपके साथ 12th का एग्जाम जिस बच्चे ने दिया, वो बच्चा एडमिशन ले रहा है, वो बच्चा आपसे 1 साल सीनियर हो जा रहा है, वो आपसे 1 साल पहले जॉब ज्वाइन कर रहा है। ICICI बैंक में या विप्रो में हमारा जो स्टूडेंट ज्वाइन करेगा 2024 में, उस बच्चे को 1 साल में हो सकता है 3.5 लाख 4 लाख जो भी उसको पैकेज मिलेगा। उसने 3 साल जो फीस दी, उससे ज्यादा 1 साल के पैकेज में कमा लिया। और जो बच्चा अगले साल आएगा
वो बच्चा को वो 3-3.5 लाख का नुकसान भी होगा, वो 1 साल जूनियर बन जाएगा, वो अपने ही बैचमेट के जूनियर बन जाएगा और उसके लाइफ में से 1 साल का एक्सपीरियंस घट जाएगा, जिस एक्सपीरियंस की बहुत बड़ी कीमत होती है ना। और जो घर में 1 साल गैप ईयर में बैठा है, उसके दिमाग में जैसे लोहे में जंग लगता है, वैसे उसके दिमाग में जंग लग जाएगा और आपको जीवन भर एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपने गैप ईयर क्यों लिया, क्योंकि आपसे हर सवाल इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि आपने गैप ईयर क्यों लिया। तो ये सिमेज का जो कॉलेज, सिमेज प्रोफेशनल कॉलेज है, ये आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से है और 3 कॉलेज हमारे यहाँ पर हैं जो कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से हैं। और एक ये आपको मैं एक किताब ये भी फॉरवर्ड करवा दूंगा जिसमें कि एक पिक्चोरियल जर्नी होगी, जिसमें आप देख पाएंगे सिमेज संस्थान के बारे में पूरी आपको सिमेज की जो जर्नी है उसको देखने का अवसर आपको इस किताब के माध्यम से मिल जाएगा। कलाम साहब को हम लोग हमेशा याद रखेंगे क्योंकि उनकी प्रेरणा से हमने इस संस्थान में कई सारे परिवर्तन लाए और हम शुक्रगुजार हमेशा रहेंगे। और वो एक महामानव थे, जिस तरह से उन्होंने वो हमारी छोटे से रिक्वेस्ट पर कि हम चाहते हैं कि हमारी लाइब्रेरी को प्रमोट करने के लिए आप आइए, और वो हमारे संस्थान में आए, हमारे बच्चों को उन्होंने प्रोत्साहित किया। ये हमारे लिए जीवन भर, मैं मरते मरते इस क्षण को भूल नहीं सकता हूं। और खैर बहुत सारी बातें, मैं आगे बढ़ूंगा। मैं आऊंगा अब ये ब्रिज कोर्स के बारे में हमने बात करी, ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं टुवर्ड्स जो आपने सवाल पूछा था स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में, है ना। कई सारे इंडस्ट्रियल विजिट, कैंपस इंटरव्यूज वगैरह का आप ये देख पा रहे हैं कि हमारे कॉलेज में किस तरह से इसके आयोजन किए जाते हैं। इंग्लिश को लेकर के खास फोकस हम करते हैं हमेशा। ये एक पैकेज कोर्स भी जो आप समझ लो कि बीबीए के साथ हम क्या करा रहे हैं, बीबीए के साथ हम कैट मैट की तैयारी भी करवा रहे हैं, बैंक पीयू की तैयारी भी करवा रहे हैं। और बीबीए के बच्चों को रिटेल मैनेजमेंट का कोर्स, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का कोर्स, डिप्लोमा इन कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट सीएसडी यानी कस्टमर सर्विस डिलीवरी, बैंकिंग, टेलीकॉम, होटल्स, इन सेक्टर में बहुत जॉब मिलती है सीएसडी के कारण। कम्युनिकेशन स्किल्स का कोर्स, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का कोर्स, ये सारा कुछ, स्टॉक मार्केट का कोर्स, फाइनेंशियल मार्केट का कोर्स, ये सब कुछ कराया जाएगा बीबीए के साथ में। और बीसीए के बच्चों को बीसीए के साथ में एमसीए एंट्रेंस की कोचिंग, विप्रो टीसीएस के इंटरव्यू के पहले जो ऑनलाइन टेस्ट होता है उस टेस्ट की कोचिंग, एमसीए के जो भारत के बड़े बड़े एग्जाम है, जेएनयू का, बीएचयू का और एनआईटी का, इनके एग्जाम की कोचिंग, ठीक है ना, एमसीए के लिए, ये बीसीए के बच्चों को हम कराते हैं। उनको वेब डेवलपमेंट का पैकेज कोर्स जिसमें कि वो सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, ये सब जो जेएसपी, माईएसक्यूएल, एसक्यूएल, फोटोशॉप, इसकी पढ़ाई, ठीक है ना, ताकि वो वेबसाइट बना सके। जावा का एडवांस पैकेज, कंप्यूटर नेटवर्किंग की पढ़ाई, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का नेटवर्किंग का कोर्स, जो माइक्रोसॉफ्ट आज पूरी दुनिया के मार्केट पे बहुत कब्जा रखता है। सिस्को नेटवर्किंग में सिस्को के राउटर्स और स्विचेस और जो सिक्योरिटी का पूरा जो फ्रेमवर्क होता है ये सिस्को के थ्रू होता है, तो ये सिस्को का कोर्स, ये सब चीज सिमेज के बच्चों को हम करा रहे हैं बीसीए के साथ, बीएससीआईटी के साथ। और ये चीज पूरे बिहार में कहीं किसी कॉलेज में बच्चों को नहीं कराई जाती है और इसके कारण हमारे बच्चों को जो सफलता मिलती है उसमें इन चीजों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके साथ साथ एंड्रॉइड ऐप मेकिंग, रोबोटिक्स, क्या नाम है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, ये क्लाउड कंप्यूटिंग, इन पर जो बच्चों को कोर्सेज कराए गए, इसका उनको बहुत लाभ मिला और ये हम कराते हैं बीसीए के साथ में, ठीक है ना। टीसीएस वगैरह में, विप्रो वगैरह में जो आप देख रहे हैं हमारे बच्चों को जॉब मिला। बीकॉम के बच्चों को टैक्सेशन का कोर्स, जीएसटी का कोर्स, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का कोर्स, टैली का कोर्स, इंग्लिश का कोर्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स, ये सारी चीजें। उसके अलावा स्टॉक मार्केट का कोर्स, फाइनेंशियल मार्केट का कोर्स, वो भी कराया जाता है। पीजीडीएम की बात किसी बच्चे ने पूछी थी, तो पीजीडीएम के भी कोर्स हमारे यहाँ पर हैं और पीजीडीएम के साथ में ये सारे कोर्सेज जो आपको बीबीए में बताए गए हैं वो सारे कोर्सेज पीजीडीएम के साथ भी कराए जाते हैं। केस स्टडी मेथड वहां पे इस्तेमाल किया जाता है पीजीडीएम के साथ में। और पीजीडीएम के बच्चों को सिर्फ सिमेज की क्लासेस नहीं मिलती है, उनको सिमेज की क्लासेस के साथ साथ आईमा का जो दिल्ली से जो ऑनलाइन क्लासेस होता है वो भी मिलता है। और जब हमारे यहाँ ऑफलाइन शुरू हो जाएगा तो ऑफलाइन तो मिलेगा ही मिलेगा, आईमा का ऑनलाइन जो दिल्ली का सेंट्रल क्लासेस है वो भी जारी रहेगा। ये हमारे स्पोर्ट्स मीट्स की कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं। कॉलेज में जो बच्चों का जो जीवन है, फन लाइफ है, कई तरह के आयोजन बच्चों के अक्सर कॉलेज में होते हैं। ये अब बात स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की, क्योंकि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से बहुत से बच्चे जो हैं वो जो कि कॉलेज की पढ़ाई का खर्च खुद से उठाने में सक्षम नहीं है, वो सारे बच्चे अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, सरकार की योजना के माध्यम से पढ़ पा रहे हैं। इस योजना का पूरा विस्तृत जानकारी वीडियो के माध्यम से आपको भेज दिया जाएगा, सरकार की वेबसाइट पर भी है।
सरकार इसमें हर एक छात्र को 4 लाख रुपए तक का बिना किसी गारंटी के, बिना किसी गारंटर के, बिना कुछ मॉर्गेज रखे, बिना कुछ गिरवी रखे सरकार सबको लोन दे रही है। हर एक जाति का छात्र, हर एक धर्म का छात्र, किसी आय वर्ग का हो, गरीब हो, बिल्कुल गरीब हो, निर्धन हो, चाहे वो हर एक आय वर्ग का, 8 लाख रुपए से जिसकी तनख्वाह कम है, जिसकी आमदनी कम है परिवार की, उसको इस योजना का लाभ मिलेगा। और किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के छात्र को लाभ मिलेगा। उसको आगे की पढ़ाई करने के लिए सरकार 4 लाख रुपए तक का उसको जो है एक सहायता दे रही है, ऋण दे रही है। और सरकार कह रही है कि उसको वापस कब करना है? वापस तब करना है जब बच्चे को जॉब मिल जाए। जब जॉब मिलेगा तभी बच्चे को वापस करना है। अगर जॉब नहीं मिल रहा है तो सरकार ने लिखित में नोटिफाई कर दिया है अपने गाइडलाइन में और अपने वेबसाइट पर कि आपको साल में 2 बार लिखित में जमा करना होगा कि आपके पास रोजगार नहीं है, आपके पास जॉब नहीं है। आपको कोई पैसा वापस नहीं करना होगा। पूरी पढ़ाई आपकी जो है वो फ्री रहेगी। आपको पूरी की पूरी पढ़ाई आपने करी, सरकार के पैसे पे पढ़ाई करी, आपको वापस नहीं करना है। आपको वापस कब करना है? सैलरी जो आएगी, सैलरी के पैसे में से देना है, अपने पास से नहीं देना है, पापा के पैसे से नहीं देना है। एक नया कॉन्सेप्ट समझ लो। आपके पास 2 विकल्प है। पहला कि पापा से पैसा लेकर के पढ़ाई करें, दूसरा कि आप सरकार से फीस ले रहे हैं, सरकार फीस जमा कर रही है और सरकार आपको रहने खाने का खर्च भी दे रही है। रहने खाने का खर्च भी आपके खाते में आएगा। वो आपको सरकार लैपटॉप खरीदने का पैसा भी देती है। तो सरकार आपको जो सुविधा दे रही है, कॉलेज की फीस कॉलेज को दे रही है सरकार। और उसके बाद आपको सरकार को वापस कब करना है? जब आपको जॉब मिल जाए। अब ये बात मैंने आपको कही, वेबसाइट पर भी है, लेकिन आप मुख्यमंत्री को सुनिए, मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री तो एक बात हम कह देते हैं, बच्चों को पढ़ाइएगा जरूर। इंटर के बाद आगे हमारे यहाँ बच्चे कम पढ़ते हैं, लड़कियां कम पढ़ती हैं। उसको कहते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 13.9%, राष्ट्रीय औसत 24 है। हम लोगों ने मन बनाया है कि राष्ट्रीय औसत से भी ऊपर जाएंगे, 30% तक कम से कम ले जाएंगे कि इंटर के बाद भी आगे पढ़े। और गरीबी के कारण अगर लोग अपने बेटे बेटी को नहीं पढ़ा पाते हैं, इसलिए हम लोगों ने योजना शुरू की है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। वो अगर इंटर के बाद आगे पढ़ना चाहता है तो 4 लाख रुपए तक की सहायता राज्य सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से देगी। जब रोजगार ले लोगे तब पैसा लौटाना, और 1 अंश में नहीं 82 अंश में। लेकिन अगर रोजगार नहीं मिलेगा और आपने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का फायदा उठा करके सरकार के धन से आगे की पढ़ाई की है, यकीन मानिएगा वैसे लड़के को पैसा वापस करने के लिए हम बाध्य नहीं करेंगे, माफ कर देंगे। लेकिन पढ़िए जरूर, पढ़ना जरूरी है, पढ़ने पर ही आगे बढ़िएगा। इसलिए हम सब लोगों से आग्रह करेंगे, बेटा हो, बेटी हो, पोता हो, पोती हो, नाती हो, नतनी हो, सबको पढ़ाइए और इंटर के भी आगे पढ़ाइए और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेकर पढ़ाइए। ये मन पढ़ाइएगा कि नहीं पढ़ाइएगा? हाथ उठा के बताइए। तो आज आप सभी लोगों से मिल करके, आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा करके, आप लोग को मोटिवेट करने का प्रयास करके, इंफॉर्मेशन शेयर करके, आपको एक लक्ष्य देने का प्रयास मैंने किया है कि अपने जीवन में लक्ष्य रखो और उस लक्ष्य को लेकर के भिड़ जाओ, आगे बढ़ोगे, सफलता मिलती है, तुमको भी मिलेगी। जब हमारे यहाँ के इतने बच्चों को मिली है, आप जिस जिला से हो, आप जिस डिस्ट्रिक्ट के हो, उस डिस्ट्रिक्ट के तुमको स्टूडेंट का हम नाम देंगे, उनके पापा का नाम देंगे, उनका मोहल्ला का एड्रेस देंगे। तुम वहां जाकर के पता कर लेना कि फलाने फलाने जी के घर में बेटा है। अब तो बच्चे जो है वो बच्चे भी वहीं पर है, गांव में ही है, विप्रो कंपनी में जो बच्चे काम कर रहे हैं। कल वो मनंजय बोला कि सर हमको गांव का लोग बोल रहा है कि तुम्हारा जॉब से निकाल दिया क्या जो वापस आ गए। वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, उसको कंपनी वर्क फ्रॉम होम दे दी है, वो कंपनी उसको सिस्टम दी है, लैपटॉप दी है, वो अपने घर से ही काम कर रहा है। ठीक है, तो अब तो आपको हो सकता है कि हमारा सीबीएस का बच्चा भी आपको आपके अपने होम टाउन में मिल जाएगा। ठीक है, जाओ उससे मिलो और पूछो कि नीरज सर का वेबिनार किए थे, सीमेज में पढ़ना चाहते हैं, बताओ तुम पढ़ते थे, तुम कहाँ जॉब कर रहे हो, कैसा है ना। और मुझे बड़ी खुशी, अब हमारे यहाँ जो एडमिशन आते हैं वो 2 ही लोग कराते हैं। एक वो कराते हैं जो स्टूडेंट हमारे हैं जो सीमेज में पढ़ रहे हैं, और दूसरा वो कराते हैं जो गलती से सीमेज में नहीं पढ़ पाए और 3 साल तक इतना अफसोस करते हैं, उसके बाद वो अपने छोटे भाई को बोलते हैं चाहे जो हो जाए सीमेज में ही जाना है, क्योंकि उसको पता चल जाता है पटना में रह करके कि पढ़ाई जो हो रही है, प्लेसमेंट उसको इंटरव्यू देने के लिए आता है हमारे यहाँ। हम अलाउ भी करते हैं, ऐसा बात नहीं, हम अलाउ करते हैं। अगर आप कहीं और भी जाओगे
हम आपको अलाउ करेंगे इंटरव्यू में आने के लिए। अगर आप किसी और कॉलेज में भी पढ़ोगे तो भी मेरा वीडियो लेक्चर आपको या हमारे टीचर्स का वीडियो लेक्चर हम आपको अलाउ कर देंगे। डोंट वरी फॉर दैट। पढ़ाई सबको ही करो, ठीक है ना। आप कहीं भी पढ़ाई करो, किसी भी कॉलेज में जाओ, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो बच्चा खुद ही समझ जाता है कि हमसे गलती हो गई। तो यही दो लोग हमारे एडमिशन कराते हैं, एक हमारे अपने स्टूडेंट और एक दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट। तो इसलिए आप सबको बहुत शुभकामना। अगर आपके कुछ प्रश्न रह गए होंगे, मैं चाहूंगा कि मेघा मैम हमारे साथ हैं अभी यहाँ पर, पोदार सर हैं, आप लोग दोनों जो है बच्चों के प्रश्नों का जवाब दें। मेरे अब एक अगला मीटिंग है, मुझे उसके लिए जाना है, ठीक है ना। सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सब लोग अच्छा करो और आप आगे बढ़ो, आप अपने जीवन में रुक करके ना रहो, है ना। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, एक बच्चे का सवाल है कि क्या स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, रोशन कुमार, क्या स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड यूज करने पर स्कॉलरशिप मिलता है? बच्चे ये स्कॉलरशिप नहीं, ये एक तरह का लोन है जो आपको सरकार दे रही है, जो कि आपने देखा, वीडियो भी देखा, सर ने आपको बहुत अच्छे से समझाया भी है। ये 3 सालों के लिए, ताकि आपकी पढ़ाई रुके नहीं, ये सरकार आपको देती है, ठीक है। जिसको कि आपके ये ईयरली फीस के साथ में ये आता है। कॉलेज की फीस कॉलेज के अकाउंट में आती है। इसके अतिरिक्त कुछ आपके अकाउंट में, अगर आप पटना में नहीं रहते हैं, आपके अकाउंट में कुछ पैसे आपके लिविंग और बुक एक्सपेंसेस बोल करके आते हैं, जो 3 सालों के उपरांत नौकरी मिल जाने पर आपको लौटाना है। यदि आपको किसी कारणवश नौकरी नहीं मिलती है तो आपको साल में 2 बार एफिडेविट देना है कि आपको नौकरी नहीं मिली है, ठीक है। कोई अगला सवाल हो तो बताएं, आप हैंड रेस करें और उसके बाद हम आपको माइक अलाउ करेंगे। सौरभ कुमार, पूछिए। बच्चे माइक अपना ऑन करो। हेलो सर। यस सौरभ। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बोले सर, हम आईएससी मैथ से क्यों हैं, बीवीएम करे या बीएससी आईटी? क्वेश्चन है कि आईएससी मैथमेटिक्स से किया हुआ है, अब करियर के लिए आगे कौन सा ऑप्शन चुने, बीसीए का कोर्स चुने या फिर बीबीएम कर लें। दोनों ही में तुम जा सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 बात को समझना है। समझना ये है सौरभ कि तुम्हारा इंटरेस्ट किसमें है। अगर तुम चाहते हो कि कंप्यूटर के फील्ड में तुम्हारा इंटरेस्ट है, मैथमेटिक्स तो था, इसका मतलब रास्ते तुम्हारे लिए दोनों खुले हैं, तुम जिन रास्ते पे चलना चाहो चल सकते हो। जॉब अपॉर्चुनिटीज दोनों में ही बेहतरीन है, इसमें भी कहीं कोई डाउट नहीं है। तो अगर तुम चाहते हो, हमारे जो बीबीए के बच्चे हैं वो आईसीआईसीआई बैंक जैसी बड़े बैंक में, इंडसइंड बैंक में, इन सारे बैंक्स में बच्चे हमारे प्लेसमेंट भी दोनों को समान रूप से मिलती है, बराबर रूप से मिलती है, वो भी कोई इश्यू नहीं है कि किसी में कम या किसी में ज्यादा, अलग अलग सेगमेंट्स है दोनों के लिए। तो अगर तुम चाहो तो तुम बीसीए का कोर्स भी कर सकते हो और अगर तुम चाहो तो बीबीएम का भी कोर्स कर सकते हो। अब यहाँ पर तुमको देखना है सौरभ कि तुम्हारा झुकाव किसमें है, तुम्हारा इंटरेस्ट किसमें है। क्या तुम ये चाहते हो कि अगले 3 साल के बाद जब तुम्हारा जॉब लगे तो तुम कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड में जाना चाहते हो? अगर तुम्हारी दिलचस्पी कंप्यूटर में है, प्रोग्रामिंग में है, कोडिंग जैसी चीजों में है, तो बीसीए या बीएससी आईटी का कोर्स चुन लो। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि नहीं, मुझे कंप्यूटर से रिलेटेड वाला काम नहीं करना है, मैं बिजनेस मैनेजमेंट की चीजों में जाना चाहता हूँ, फाइनेंशियल डिवीजन में जाना चाहता हूँ, या मैं एचआर में जाना चाहता हूँ, या मैं मार्केटिंग के काम में जाना चाहता हूँ, तो ऐसी कंडीशन में तुम बीबीएम कर सकते हो। चूज तुमको ही करना होगा कि तुमको कौन अच्छे लग रहे हैं। लता मंगेशकर अच्छी लग रही है कि अनुराधा पौडवाल अच्छी लग रही है, किसका गाना सुने? दोनों ही गाना गाते हैं और दोनों ही सुर में गाते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो बीबीएम का कोर्स भी अच्छा है और बीसीए का भी कोर्स भी अच्छा है। तुमको देखना है कि तुम्हारा इंटरेस्ट किसमें है। सौरभ, पता है, जब अपनी पसंद को अपना करियर बनाओगे ना, उसमें तुम्हारी परफॉर्मेंस डबल हो जाएगी। कभी किसी के कहने पर कि फलना भैया ने, फलना दीदी ने कह दिया कि बीसीए कर लो तो मैं बीसीए कर ले रहा हूं, या मैं बीबीए कर लो तो मैं बीबीए कर ले रहा हूं, मत करना। अपने दिल से पूछो, राइट? और जो तुमको पसंद है उसको अपना करियर बनाओ, क्योंकि तब तुम एंजॉय करोगे उसको करने में। तुम इसलिए नहीं करोगे क्योंकि किसी और ने तुमको बोला था, उसका करियर अच्छा बना इसलिए तुम कर रहे हो। तुम उसमें अपना करियर बनाना चाहते हो, राइट? यस मैम। समर्थ, आपका माइक मैं ऑन कर रही हूँ। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून।
मैम एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि किसी कारण से मतलब मेरा तो सिलेक्शन हो चुका था बट किसी कारण से हम अभी एडमिशन नहीं ले पाएंगे, तो क्या कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या? बच्चे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बस इतनी होगी जैसा कि सर ने कहा तुम्हारी गाड़ी शायद 1-2 महीने लेट से शुरू होगी, राइट? कल से बैच स्टार्ट हो रही है, अगर तुम अगली बैच 1 महीने बाद स्टार्ट होती है, मान लो तुम अगर 1 महीने उसको डिले करते हो तो 30 दिन इंटू 5 से 6 घंटे भी क्लासेस चलती हैं, तो सोचो कितना नुकसान कर रहे हो। और जो हर एक दिन जो कॉन्फिडेंस गेन करोगे, जो हेजिटेशन को खत्म करोगे, सोचो कितना अपना नुकसान कर रहे हो। बस इवैल्यूएट करो। एक्चुअली मैम थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, कुछ कोई घर में डेथ कर, तो इसी कारण से घर पे कोई है भी नहीं। बच्चे बोलना नहीं चाहिए, पर देखो जीवन में प्रैक्टिकल हो, जिनको जाना था वो जा चुके हैं। तुम्हारे पास सर ने कहा साल कम है, बढ़ नहीं जाएगा। जितना लेट करोगे अपने जीवन को तो फुल ऑन यूज करो। यस मैम। ठीक है, इसीलिए यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। अगर तुम्हारे घर, देखो मुझे नहीं पता विद ड्यू रिस्पेक्ट कि आपके परिवार में क्या प्रॉब्लम है, बट उस कारण से अपने करियर को डिरेल या डिले मत करो, राइट? चूज, एंड बाकी आपसे मैं बात कर लूंगी फोन पे, ठीक है? थैंक यू मैम। थैंक यू। अर्पिता राज, अर्पिता आपको म्यूट किया गया है, आप अनम्यूट करके बोल सकते हो बाबू। अर्पिता माइक अनम्यूट करें। यस, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम, पूछना था जो हॉस्टल में चार्जिंग लगेगी वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से द्वारा दिया जाए फिर घर? बच्चे देखो, जो हॉस्टल, जहां तक हॉस्टल चार्ज का सवाल है, जैसा कि मैंने बताया, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से कुछ अमाउंट आपके खाते में भी आता है जिसको आप लिविंग एक्सपेंसेस के तौर पे यूज कर सकते हैं। बाकी आपके पास कॉलेज की वृहद लाइब्रेरी है, आप उससे बुक्स यूज कर सकते हो, राइट? कंप्यूटर्स है, आप उनका उपयोग कर सकते हो। कॉलेज से यूनिफॉर्म और बुक्स सब कुछ आपको मिलेगी, राइट? तो जो खाते में आपके पैसे आते हैं क्रेडिट कार्ड से, आप डेफिनेटली उसको रहने के लिए एक्सपेंस कर सकते हो। और वैसे आपके पिताजी ने, आई एम श्योर, आपके पढ़ाई के लिए, ग्रेजुएशन के लिए कुछ अमाउंट सोचा होगा कि इतना खर्चा करेंगे। ये इतनी बड़ी आपको सहयोग मिल जा रही है सरकार से, तो कुछ खर्चा तो पापा भी कर लेंगे, नहीं क्या? जी मैम, बिल्कुल। और बाकी कुछ आपके अकाउंट में जो अमाउंट जाता है, डेफिनेटली वो हॉस्टल के लिए ही जाता है, बशर्ते आपका घर पटना में ना हो। ठीक है जी, थैंक यू। शिवम कुमार, मैम मेरा क्वेश्चन है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जो मतलब पैसा आता है उसका जॉब के बाद उसका कोई इंटरेस्ट भी लगता है? बिल्कुल, बहुत न्यूनतम इंटरेस्ट लगता है बच्चे। मुझे लगता है लड़कों के केस में 2.5 से 3% ऐसा ही कुछ। 4% बॉयज के केस में है, गर्ल्स के केस में 1% है मैम। ओके, 4% का इंटरेस्ट लगता है, ठीक है, जो कि बच्चे कुछ भी नहीं है, तुमको अपनी सैलरी से देना है। अगर अभी पिताजी ने आपके ग्रेजुएशन के लिए कुछ अमाउंट रख रखा होगा, उनको बोलो तुम्हारे नाम से एफडी कर दें, ठीक है? उसका अभी ब्याज आएगा, बाद में लोन चुका देना अपनी सैलरी से, ये पापा की सेविंग हो जाएगी। ठीक है शिवम, कि कुछ और सवाल है? अनम्यूट करो बच्चे, पहले माइक ऑन करो। यस मैम, और कोई सवाल नहीं? बिल्कुल।
और किसी का कोई क्वेश्चन है? प्लीज रेज योर हैंड्स। हरेंद्र चौहान। हेलो। यस। हाँ जी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, टेल मी। मैम बोले कि जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है उसमें मंथ में सरकार को कितना पेमेंट करना होगा? बच्चे आपको मंथ में बिल्कुल नहीं पेमेंट करना होता। कैसे पेमेंट करना? मैं फिर से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको बता देती हूँ। इसकी प्रक्रिया क्या है, जब आपका नामांकन संस्थान में हो जाता है, आपको कॉलेज के तरफ से बोनाफाइड सर्टिफिकेट, सिलेक्शन लेटर और फीस स्ट्रक्चर दिया जाता है। ठीक है, आपके पास से कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे कि आपका पैन कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, आपका आय प्रमाण पत्र हो गया, आपका आवासीय हो गया। ठीक है, आप जाते हैं डीआरसीसी ऑफिस में, अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी होती है तो आपको बताया जाता है ऑफिस द्वारा, डीआरसीसी ऑफिस द्वारा, कि आप इसको पूरा कर ले। अन्यथा आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है, आपको एक प्राप्ति रसीद मिल जाती है। ठीक है, प्राप्ति रसीद की व्हाट्सएप आप हमें भेजते हैं और फिर डीआरसीसी ऑफिस से कॉलेज में वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन में हम ये वेरीफाई करते हैं कि ये बच्चा हमारे कॉलेज का स्टूडेंट है। ठीक है, पोस्ट दैट आपको अग्रीमेंट के लिए बुलाया जाता है। जब आपका अग्रीमेंट हो जाता है, उसमें एक प्लान लिखा होता है कि कैसे कैसे डीआरसीसी ऑफिस आप कॉलेज के अकाउंट में आपकी फीस भेजेगी। ठीक है, और आपके अकाउंट में कैसे कैसे भेजेगी। इस 3 सालों के दौरान जो आपके कोर्स का ड्यूरेशन है, आपको सरकार को फीस नहीं लौटानी है। सरकार आपको फीस दे रही है, आपको लिविंग एक्सपेंसेस दे रही है। 3 सालों के उपरांत जब आपका कोर्स खत्म हो जाता है, ठीक है, उसके बाद आपको लोन चुकाना है। यदि आपकी जॉब लग गई तो उसमें 6 महीने एक्सटेंशन पीरियड भी मिलता है मैम। बिल्कुल, और उसके बाद एवरी मंथ का वो होता है बच्चे। ठीक है, बहुत माइनर इंस्टॉलमेंट्स रहते हैं। और अगर आपको जॉब नहीं मिली तो जैसा कि सर ने बताया, साल में 2 बार आपको एफिडेविट देना है कि आपको जॉब नहीं मिली है, आपको लोन नहीं चुकाना पड़ता है। बट बच्चे सिमच के केस में, हमारे केस में ये मान के चलो तुमको लोन चुकाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बच्चों को जॉब मिलती है। और लोन जो चुकाना पड़ता है उसके लिए आपको 84 इंस्टॉलमेंट्स का टाइम मिलता है। 84 इंस्टॉलमेंट्स में तो बहुत ही नॉमिनल अमाउंट हो जाता है, 3-3.5 हजार रुपए के आसपास होता है। और बहुत आसान है, आपको 20-50 हजार रुपए का, 20-25 हजार रुपए का जॉब अगर मिला है तो 3-4 हजार रुपए दे पाना इंस्टॉलमेंट के रूप में बहुत ही आसान काम है, कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल। और कोई प्रश्न आपके मन में? सर बोले कि मंथ में 3-3.5 हजार देना पड़ेगा, है ना? लगभग। बिल्कुल, आपका जो मैम बोलिए। हाँ, आपका जो भी लोन अमाउंट है डिवाइडेड बाय 84 कर लो बच्चे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। टंटू पटेल। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम टंटू पटेल है मैम। मैं अभी पाटलिपुत्र से पार्ट 1 में हूँ मैम। अभी तक मेरा एग्जाम नहीं हुआ मैम। बच्चे लॉकडाउन में हो, अभी सीबीएसई के बच्चों का भी एग्जाम नहीं हुआ है, तो पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय का एग्जाम डेफिनेटली जब ये लॉकडाउन खत्म होगा, डेफिनेटली आपके एग्जाम की डेट्स आएंगी। बीच में एक बार आई भी थी जिसको स्थगित करना पड़ गया था। ठीक है, टंटू तुम क्या किसी बैच में भी पढ़ रहे हो? फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो क्या? हाँ जी। अपने कॉलेज के छात्र हैं क्या ये? नाम मुझे पहचाना वो नहीं लग रहा है। नाम पहचाना नहीं लग रहा है, ये मुझे लगता है किसी और कॉलेज के स्टूडेंट हैं। अच्छा, इन्होंने वेबिनार ज्वाइन किया होगा। किसी क्लास में मैंने देखा नहीं है इस नाम के बच्चे को। आदित्य रोशन पटेल। हेलो। हाँ जी। यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम। हाँ, गुड आफ्टरनून बच्चे, बताइए। हेलो। हेलो बच्चे बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। मैम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कब तक इश्यू होगा मैम? बच्चे ये हमें इश्यू नहीं करना होता है, उसके लिए सबसे आपको मैंने प्रक्रिया पूरी बता दी है। आपको सबसे पहले कॉलेज में अप्लाई करने का फॉर्म लेना होगा।
आप फॉर्म लेते हैं, हमारे यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू दोनों क्वालिफाई करते हैं, और आपका एडमिशन जब अलाउ कर दिया जाता है, उसके बाद आपको कॉलेज से आपको बताया जाएगा, आप जब नामांकन कराते हैं उसके बाद आपको लेटर मिलता है, तब आप DRCC में अप्लाई कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं आदित्य? माइक ऑन करिए पहले। यस मैम, मेरा एडमिशन हो चुका है मैम। अच्छा, आपका एडमिशन हो चुका है। यस। कहाँ कराए हैं आप? इस इमेज में ही BBM में। इसी साल कराए हैं? यस मैम। तो बच्चे तुम अभी कराए हो तो तुम्हारे को बोनाफाइड वगैरह सब कुछ कुरियर किया गया होगा जी, तो कुरियर आपको मिल जाएगा, फिर आपको अप्लाई करना होगा। इन द मीनवाइल आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो आपको देने हैं, वो आप रेडी करें, ठीक है? एनी अदर क्वेश्चंस? अदरवाइज फिर हम इस मीटिंग को अब एंड करेंगे। I can see some people have raised their hands. What is the reason they have raised their hands? We have already asked the questions from them. I think उन्होंने lower नहीं किया होगा। All right, no worries. ठीक है, थैंक यू सो मच। इन केस इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेरीज, आपको एक नंबर दिया गया है 7250767676। आप उस पर कॉल कर सकते हैं या आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, एंड वी विल ट्राई टू सॉर्ट द क्वेश्चंस आउट, ठीक है? थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am. थैंक यू। The meeting has not been ended yet, ma'am. Yes, it will be. Yeah, student अभी एक छात्र का प्रश्न आया कि उसने इस बार 12th की परीक्षा दी है। जो बच्चे लीव करना चाहते हैं लीव कर सकते हैं, जो इस वीडियो की जानकारी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तभी वो अपना नामांकन कराना चाहेगा। अब यहाँ पर हमें कुछ 2-3 बातों को समझना होगा कि पिछले वर्ष सरकार ने जब लॉकडाउन लगाया था, 23 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, 24 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन लगा था। उसके पूर्व भी कॉलेज में क्लासेस रुक गई थी और उसके पूर्व भी इमेज में ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत पिछले वर्ष हो गई थी। और जो नया मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया और आगे बढ़ते हुए, चुनौतियों से लड़ते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं हम। अभी मंजिल आगे है, बहुत आगे पहुंचेंगे, वहां भी आज नहीं तो कल। सिमेज एक सफर। आइए इस यादगार सफर के कुछ पुराने पलों को आप और मैं दोनों मिलकर फिर जीते हैं थ्रू अ पिक्टोरियल जर्नी।
Recording stopped.